DSSB का पेपर हुआ है हमारा ये 21 तारीख को, पीजीटी कंप्यूटर साइंस का। तो कंप्यूटर पार्ट वाले क्वेश्चन इसमें ओपन कर लेते हैं पहले। देखो भाई क्वेश्चन शुरू करते हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर, इसमें लिखा हुआ है फर्स्ट वाले क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे, इसमें कहा है विद रेफरेंस टू फजी लॉजिक इन सॉफ्ट कंप्यूटिंग a fuzzy set may be represented by a membership function and this function gives the membership within the set। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन जो है कौन से पार्ट से आया, कहाँ से आया। पहले तो ये जो इमेज प्रोसेसिंग है, ठीक है, वहां से क्वेश्चन आए हैं। डीएसएसबी ने अपना सिलेबस तो दिया नहीं है, तो कुछ भी नए टॉपिक से भी निकाल कर देती है। इमेज प्रोसेसिंग का जो है, अगर पोलोटेक्निक का देखेंगे हम, पोलोटेक्निक लेक्चरर का यूपी में आया था, उसमें बहुत क्वेश्चन आए थे। उसमें तो सिलेबस में दिया हुआ था, उनका तो सिलेबस था। तो यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है ये हमारा इमेज प्रोसेसिंग से रिलेटेड है। फजी सेट, फजी लॉजिक वहां पे हम यूज करते हैं, एआई वगैरह में भी हम यूज करते हैं, न्यूरल नेटवर्क में भी। ठीक है, तो इसके बारे में हम यहाँ पे समझेंगे क्या है। पहले स्क्रीन कुछ और आ रही है। क्या आ रही है सर क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है, इसमें तो वायरलेस कम्युनिकेशन वाला क्वेश्चन स्क्रीन नंबर से। 2 आ रहा, 1 भी तो आ रहा होगा। सर वो नहीं, स्क्रीन से हमें तो सही आ रही है सर। आप बेटा एक बार तुमने जूम कर लिया होगा, उसको सही करके देखिए। ठीक है, आपने जूम कर लिया होगा। यहाँ पर हम देखते हैं इस क्वेश्चन में बेटा पहले कुछ टर्म्स के बारे में समझेंगे। ठीक है, कि हमारे पास फजी लॉजिक क्या होता है, सॉफ्ट कंप्यूटिंग क्या होती है। ठीक है, तो पहले तो इन दोनों चीजें के बारे में हमें पता होना चाहिए। अगर इनके बारे में हमें पता, तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो आप कर लोगे। मतलब कुछ तो पता होना चाहिए भाई, सॉफ्ट कंप्यूटिंग, फजी लॉजिक, फजी सेट ये होते क्या है। तो अगर हम बात करें नॉर्मल, जो हम डिजिटल कंप्यूटिंग की बात करते हैं, वहां पर हम हार्ड कंप्यूटिंग की बात करते हैं। देखो जैसे इसमें क्वेश्चन में कहा है कि भाई हमारे पास सॉफ्ट कंप्यूटिंग की बात, जब सॉफ्ट की बात हुई है तो हार्ड भी होगा कुछ ना कुछ। तो यहाँ पे टर्म यूज हुई है एक सॉफ्ट कंप्यूटिंग। एक ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपको पढ़ाया था कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं कुछ। कितने टाइप के होते हैं रियल टाइम वाले बेटा, उनकी सब कैटेगरी 3 होते हैं सर कौन शायद। कौन से? हार्ड होता है, सॉफ्ट होता है, एक और होता है सर। अच्छा, हार्ड और सॉफ्ट होते हैं मेनली। ठीक है, तो क्या मतलब होता है उनका, हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का? सर हार्ड में कुछ भी मतलब थोड़ा भी डिले होता है उसको कंसीडर नहीं करता वो। हाँ, मतलब उसमें मतलब सेम टाइम पे, मतलब जितना टाइम उसको हमने दिया हुआ है उसी के टाइम कंप्लीट होना चाहिए, उसी टाइम पीरियड में। अगर यानी उससे थोड़ा भी एग्जैक्ट डिले हो होनी जाता है। चाहिए। जी सर, एग्जैक्टली। ठीक है, जैसे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे पास एक होता है हार्ड रियल टाइम और एक होता है सॉफ्ट रियल टाइम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम में है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप। तो हार्ड में क्या है कि हमारे पास एग्जैक्ट उसी टाइम पे होना चाहिए, बिल्कुल भी डिले नहीं, वहां मिली सेकेंड का भी नहीं होगा। ठीक है, जो पहले से प्रिसाइज हो, चीजों पे एग्जैक्ट रिजल्ट दे रहा हो, वो हमारे पास हार्ड है। और सॉफ्ट में थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेट चल जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से कंप्यूटिंग में भी हमारे पास एक सॉफ्ट कंप्यूटिंग होती है, एक हार्ड कंप्यूटिंग होती है। जो हम बेसिकली डिजिटल कंप्यूटिंग यूज करते हैं, जिसमें रिजल्ट या तो 0 होगा या 1 होगा। यानी हम 0 और 1 यूज करते हैं बाइनरी में। अगर हम बात करें बाइनरी नंबर सिस्टम यूज हो रहे, या हम बात करते हैं कि जो हमारे पास बुलियन है, इनको बोलते हैं। तो हार्ड कंप्यूटिंग में हमारे पास बाइनरी या बुलियन पे काम करते हैं, यानी एग्जैक्ट रिजल्ट चाहिए, या तो हाँ या ना। ठीक है, उसके बीच में कुछ नहीं होगा हमारे पास। ठीक है, यानी 0 या 1, यानी यस होगा और नो होगा। यस और नो में रिजल्ट चाहिए, या तो एग्जैक्ट रिजल्ट मिलेगा। ये भी हार्ड कंप्यूटिंग वाले भी हमें एग्जैक्ट रिजल्ट देते हैं।
सॉफ्ट कंप्यूटिंग सेम जैसे सॉफ्ट रियल टाइम है कि अप्रोक्सीमेट भी चल जाता है कि जब हमारे पास बिल्कुल एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन ना हो तो उस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व किया जाए। देखो ये प्रॉब्लम रियल लाइफ में आती है। अगर हम रियल लाइफ में जब बात करते हैं तो वहां पर हर चीज की का हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होता कि आप एग्जैक्ट ही बता दो। जैसे मान लिया आपसे पूछा गया कि भाई हमारे पास जो है ये पानी है, ठंडा पानी है या गर्म पानी, तो दो तरीके से बता सकते हो कि ठंडा पानी या गर्म पानी, ठीक है, हॉट वाटर या कोल्ड वाटर। लेकिन वो ना ठंडा है ना गर्म है, बीच में है, तो उसके लिए हार्ड कंप्यूटिंग में कोई ऑप्शन नहीं, वहां पे तो 0 होगा या 100, या टेम्परेचर 0 पे लेके जाओ या 100 पे, एक तरह से ये समझ लो। लेकिन बीच में है तो वहां पे क्या होगा, तो वहां पर जो है हमारे पास सॉफ्ट कंप्यूटिंग काम करेगी बीच वाले रिजल्ट में। मतलब वो 0.25 भी हो सकता है, 35 भी हो सकता है, 0.65 भी हो सकता है, 0.71 भी हो सकता है, मतलब 0 और 1 के बीच में भी हो सकता है, ठीक है। तो जहां पर एग्जैक्ट रिजल्ट ना हो, अप्रोक्सीमेट हो, रियल लाइफ की सिचुएशन में ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, उनको हार्ड कंप्यूटिंग के थ्रू हम सोल्व नहीं कर सकते, उनके एग्जैक्ट सॉल्यूशन हमें नहीं मिल पाते, तो एक्सपीरियंस के बेस पे हम उनको अप्रोक्सीमेट मान के उसके अकॉर्डिंग सोल्व करते हैं, ठीक है। भाई आप पानी लेके आए किसी को, वही वाला जैसे अभी बताया आपको, तो उसने कहा भाई गर्म पानी लेके आना, तो गर्म पानी ये नहीं उबला हुआ पानी लेके आ जाओगे आप। कोई मेहमान आया सर्दियों में आपके पास, वो कह रहा ठंडा पानी नहीं पीना, गर्म पानी लेके आओ, तो गर्म पानी का मतलब 100 डिग्री सेल्सियस का नहीं लेके आओगे। आपको पता होना चाहिए भाई गर्म पानी का मतलब उसका टेम्परेचर थोड़ा सा न ठंडा हो, वार्म हो, निवाया सा पानी, उस तरह का। तो मतलब जहां पे हमारे पास ट्रूथ या फॉल्स की बात नहीं चलती, डिग्री ऑफ ट्रूथ की बात चलती है। यानी 100% ट्रूथ ना है ना ही 0% पे है, वो डिग्री है उसकी भी, वो 100 और 0 के बीच में है, ठीक है। तो ऐसी कंप्यूटिंग में जो है हम सॉफ्ट कंप्यूटिंग, ऐसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए सॉफ्ट कंप्यूटिंग यूज करते हैं। और फजी लॉजिक जो है ऐसे ही लॉजिक को बोलते हैं। जहां 0-1 का काम होता है उनको बुलियन लॉजिक बोलते हैं, और जहां पर डिग्री ऑफ ट्रुथ का बात चलता है, मतलब अप्रोक्सीमेशन का बात चलता है, उसको फजी लॉजिक बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसी कंप्यूटिंग में जहां पर बुलियन अलजेब्रा यूज हो रही या बुलियन वैल्यू यूज हो रही, वो हार्ड कंप्यूटिंग। जहां पे फजी लॉजिक यूज हो रही, ठीक है, फजी वैल्यू यूज हो रही है, वहां पर हमारे पास सॉफ्ट कंप्यूटिंग होती है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, पहले सॉफ्ट कंप्यूटिंग को समझने से पहले हमें इसी टर्म को समझना होगा, जैसे हमारे क्वेश्चन में दी हुई है कि फजी लॉजिक क्या होते हैं, ठीक है। तो फजी लॉजिक एक तरह से इज एन अप्रोच टू कंप्यूटिंग और सॉल्व द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ ट्रूथ, ठीक है, रेदर देन ट्रू और फॉल्स, यानी 0 और 1। तो हमें 0 और 1 को छोड़ के वहां पे क्या करना है, डिग्री ऑफ ट्रूथ पे काम करना है। जहां पे डिग्री ऑफ ट्रूथ पे काम होगा वहां पे हमारे पास फजी लॉजिक यूज होंगे, ठीक है। तो अगर हम फजी लॉजिक का एक सेट बनाएं या फजी लॉजिक की बात करें, तो वो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, उनके बीच में भी हो सकता है। तो यानी ए फजी लॉजिक, ठीक है, कैन बी 0, 1 और इन बिटवीन, दैट इज वो हमारे पास 0.24 भी हो सकता है, 0.45 भी हो सकता है, एटसेट्रा, ये वैल्यू हो सकती है, ठीक है। जैसे अभी आपको फॉर एग्जांपल वाटर का हमने एग्जांपल लिया, वी में से ए ग्लास ऑफ
हॉट वाटर। ठीक है, यानी हमने गर्म पानी की, यहाँ पे अगर जब हम बात कर रहे हैं तो 1 की बात कर रहे हैं। ठीक है, या हम अगर इस तरह से लिख रहे हैं कि ग्लास ऑफ कोल्ड वाटर, तो हम उसको 0 से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम फजी सेट में बात करेंगे, अगर हम बात कर रहे हैं बुलियन में, तो वहां पर हमारे पास यही लिखे जाएंगे, या तो 0 या 1। अगर हम फजी सेट में बात करेंगे तो फजी लॉजिक के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो वी कैन से ए ग्लास ऑफ वार्म वाटर। ठीक है, यानी वो ना तो ठंडा है ना ही गर्म है, नाइदर हॉट नॉर, ना ही हमारे पास वो कोल्ड है, नॉर कोल्ड। तो इस तरह की सिचुएशन जो है वो हमारे पास फजी लॉजिक कहलाती है। ठीक है, अब देखो बेटा, जो हमारे पास फजी लॉजिक होते हैं उनमें कुछ फंक्शन यूज करे जाते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, अप्रोक्सीमेशन की जैसे बात हो रही है। ठीक है, तो वो किस तरह से करे जाएंगे उसको समझने के लिए, जैसे ये तो आपको समझ ही आ गया क्या होता है, जहां पे अप्रोक्सीमेशन की बात हो रही है, एग्जैक्ट बात नहीं हो रही, वही चीजें हमारी फजी लॉजिक, और इस फजी लॉजिक पे ही बेस होता है हमारे पास सॉफ्ट कंप्यूटिंग। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं अब यहाँ पे सॉफ्ट कंप्यूटिंग क्या है, तो सॉफ्ट कंप्यूटिंग का मतलब है जहां पर हमें अप्रोक्सीमेट रिजल्ट मिले, क्विक सॉल्यूशन मिले। ठीक है, चाहे वो हमारे पास कैसी भी रियल लाइफ की प्रॉब्लम हो, वहां पे हम एक्सपीरियंस बेस कर सकते हैं। ये सॉफ्ट कंप्यूटिंग का जो वर्ड है ये यूज हुआ था सबसे पहले 1992 में। फजी लॉजिक तो पहले से चल रही है, 1960 से बात चल रही। ठीक है, और इसको यूज किया था सबसे पहले सॉफ्ट कंप्यूटिंग को, और इन्होंने ही जो है हमारे पास जेडे थे इनका नाम, इन्होंने ही हमारे पास फजी लॉजिक का यूज किया। ठीक है, तो सॉफ्ट कंप्यूटिंग जो है हमारे पास बेसिकली लर्निंग एक्सपीरियंस एक्सपेरिमेंटल डेटा उन पे बेस होती है हमारे पास। इट प्रोवाइड प्रिसाइज approximation and quick solution for complex real life problems। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ सॉफ्ट कंप्यूटिंग is based on learning from experimental data। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं हम, इट इज बेस्ड ऑन फजी लॉजिक। तो सॉफ्ट कंप्यूटिंग किस पे बेस है, फजी लॉजिक पे। अब देखो बेटा, फजी लॉजिक वगैरह के बारे में अभी जैसे आपको बताया था कि मशीन लर्निंग वगैरह जो होती हैं, एआई वगैरह में जो हम यूज करते हैं, वहां पर भी हम अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं, रियल टाइम प्रॉब्लम यूज कर रहे हैं, न्यूरल नेटवर्क हो गया। ठीक है, तो जहां पर हमारे पास एग्जैक्ट सॉल्यूशन हर प्रॉब्लम का नहीं मिलेगा, लेकिन हम अप्रोक्सीमेशन सॉल्यूशन लेके हर तरह की प्रॉब्लम को सोल्व कर देंगे, तो वहां पे हम सॉफ्ट कंप्यूटिंग का यूज करेंगे। यहाँ पे बेसिकली एग्जैक्ट नहीं मिल रहा, अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन तो हो गया हमारे पास। ठीक है, जैसे हम पाई की वैल्यू यूज करते हैं मैथमेटिक्स में, तो 3.14 रख के यूज करते हैं उसको। ठीक है, लेकिन उसकी जो है अगर आपसे कहा जाए कि भाई नहीं आपको 14, 15, 92, 65 ये वैल्यू लिखो, एक ने ये कैलकुलेट करके रखी, एक ने 3.14 लिखा, तो ये जल्दी भी सोल्व कर देगा। जैसे यहाँ पे लिखा क्विक सॉल्यूशन, अप्रोक्सीमेट ले ली हमने।
ठीक है, तो क्विक सॉल्यूशन हमारे पास वहां से मिल जाएगा। इसमें कंप्यूटेशन टाइम जो है सॉफ्ट कंप्यूटिंग में हार्ड कंप्यूटिंग के मुकाबले कम लगता है। हार्ड कंप्यूटिंग में तो जब एग्जैक्ट की बात चलेगी कि नहीं इतने डिजिट तक आपको एग्जैक्ट लेना, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, तो टाइम भी ज्यादा लगेगा वहां पे। ठीक है, तो जैसे अभी बताया अप्रोक्सीमेशन की बात कहाँ पे चलती है, जहाँ पे डिग्री ऑफ ट्रुथ का काम होता है, फजी लॉजिक यूज होंगे। मशीन लर्निंग जो है, मशीन लर्निंग की जो हमारे पास एल्गोरिथम्स होती हैं वो भी सॉफ्ट कंप्यूटिंग में यूज होती है। एक होता है ANN। ANN की फुल फॉर्म पता है किसी को, क्या होती है? आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। इसमें भी हमारे पास सॉफ्ट कंप्यूटिंग इस पे बेस है। आप एक होता है हमारे पास एक्सपर्ट सिस्टम, एंड कुछ होती हैं हमारे पास जेनेटिक एल्गोरिथम, यानी जो रियल लाइफ से रिलेटेड है। ठीक है, तो अभी हमने बात करी फजी लॉजिक क्या होते हैं उनके बारे में समझा है, और सॉफ्ट कंप्यूटिंग के। अब अगर मैं कुछ क्वेश्चन आपसे करता हूं, आपको बताने हैं सॉफ्ट और हार्ड कंप्यूटिंग के बारे में क्या होते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूं, एक तरफ है हमारे पास सॉफ्ट कंप्यूटिंग और एक है हमारे पास हार्ड कंप्यूटिंग। ठीक है, तो ये बताओ टाइम कौन कम लेगी, सॉफ्ट या हार्ड कंप्यूटिंग के थ्रू प्रॉब्लम? सॉफ्ट कंप्यूटिंग। तो इसका जो कंप्यूटेशन टाइम है वो लेस होगा, लेस कंप्यूटेशन टाइम। ठीक है, और इसका जो है मोर होगा, ज्यादा होगा कंप्यूटेशन टाइम। ठीक है, ये जो है हमारे पास बाइनरी लॉजिक पे जैसे आपको बताई थी, इसमें बाइनरी या बुलियन लॉजिक काम करते हैं। इसमें हमारे पास बुलियन लॉजिक काम करते हैं या बाइनरी लॉजिक काम करते हैं। इसके अंदर जो है फजी लॉजिक यूज करते हैं, और ये अप्रोक्सीमेशन पे बेस है। क्या होगा अप्रोक्सीमेशन? ठीक है, हम बोल सकते हैं अप्रोक्सीमेशन पे भी है, या हम जो है जो चीजें हमें क्लियर नहीं है, डिस्पोजिशनल है, उस तरह से भी हम इसको यूज कर सकते हैं। डिस्पोजिशनल। ठीक है, ऐसे ही बाइनरी प्रॉब्लम जो बाइनरी लॉजिक यूज करके अगर कोई हमारे पास न्यूमेरिक प्रॉब्लम है, ठीक है, न्यूमेरिकल सिस्टम है जिसमें एग्जैक्ट हमें, जैसे मैथ्स है, एग्जैक्ट रिजल्ट चाहिए। ठीक है, आप MCQ क्वेश्चन कर रहे हैं तो एग्जैक्ट चाहिए, तो वो हार्ड कंप्यूटिंग का पार्ट हो गया। लेकिन आपके पास डेस्क्रिप्टिव पेपर है तो कोई जरूरी नहीं सब एक जैसा आंसर लिखें, आप अपने अकॉर्डिंग अपने व्यू लिख सकते हैं उसमें। ठीक है, तो जो हमारा सब्जेक्टिव पेपर होता है, एग्जाम होता है, वो सॉफ्ट कंप्यूटिंग के बेस पे काम करता है। ठीक है, उसकी चेकिंग भी उसी तरह से होती है सॉफ्ट कंप्यूटिंग। लेकिन जो हमारे पास MCQ टाइप हो जाते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप हो जाते हैं, वो सारे के सारे हार्ड कंप्यूटिंग पे काम करते हैं, के टाइप से काम करते हैं। ठीक है, जब हम बात करते हैं हार्ड कंप्यूटिंग की, तो हमें क्या करना पड़ता है, एक सीक्वेंस में कंप्यूटेशन करना पड़ता है। जैसे एल्गोरिथम बनेंगे, इनकी एक सीक्वेंस में काम करेंगी। ठीक है, लेकिन सॉफ्ट कंप्यूटिंग में हमारे पास क्या होगा, हमारे पुराने एक्सपेरिमेंटल डेटा होगा, एक्सपीरियंस होगा, उसके बेस पे हम पैरेलली कंप्यूटेशन मल्टीपल का कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो है एग्जैक्ट रिजल्ट मिलेगा, हमारे पास इसमें एग्जैक्ट एंड प्रिसाइज रिजल्ट होता है। ठीक है, जैसे ऑब्जेक्टिव में डिफाइन रिजल्ट होता है, आपको एक्यूरेट वही देना होता है, लेकिन इसके अंदर जो रिजल्ट होगा वो आपको अप्रोक्सीमेट एंड इम्प्रिसाइज मिलेगा। ठीक है, इस तरह का रिजल्ट होगा। यहाँ पर आप पैरेलल कंप्यूटेशन कर सकते हैं, पैरेलल कंप्यूटेशन सॉफ्ट कंप्यूटिंग में, लेकिन जो हमारे पास हार्ड कंप्यूटिंग होती है उसमें सीक्वेंशियल कंप्यूटेशन होता है। ठीक है, अब देखो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि एक कॉलेज है, या आपने एग्जाम दिया यूनिवर्सिटी का, कॉलेज का, तो एग्जाम का आपका रिजल्ट आना है। ठीक है,
अब रिजल्ट में देखो, मान लिया हमारे पास कुछ यूनिवर्सिटी है, एक यूनिवर्सिटी है मान लिया DU का, एक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, ठीक है, एक हमारे पास JNU है, अलग अलग हमने कुछ यूनिवर्सिटी ले ली, एक CCS यूनिवर्सिटी है, ठीक है। यहाँ पर जो है मार्क्स दिए जा रहे परसेंट में, परसेंटेज दी जा रही है, ठीक है। यहाँ पे BHU में जो है मार्क्स दिए जा रहे एवरेज के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पे जो मार्क्स दिए जा रहे हैं हमारे पास, वो दिए जा रहे हैं रैंक डिफाइन करी इन्होंने, रैंक के अकॉर्डिंग दे जा रहे हैं। इसमें ये बता दिए टोटल इतने बच्चे पास हुए हैं, काउंट कर दिया, ठीक है। और मान लिया एक यूनिवर्सिटी और ले ली हमने, यहाँ पे मान लिया यहाँ पे हो गया हमारे पास DTU, और DTU ने जो है ग्रेड दे दी, ठीक है। तो अब आप ये बताओ कौन सी यूनिवर्सिटी सॉफ्ट कंप्यूटिंग पे काम कर रही, कौन सी हार्ड पे काम कर रही, इसमें ये जो रिजल्ट है कौन सा रिजल्ट इसमें सॉफ्ट के अकॉर्डिंग आया, फजी लॉजिक पे, फजी सेट पे डिफाइन है, और कौन सा हार्ड पे है? सर DU हार्ड पे, अच्छा, ग्रेड जो है वो सॉफ्ट। अच्छा, देखो भाई, आपको यहाँ पे ये समझो इस तरह से, मान लिया किसी बच्चे को कहा तुम्हारे 92% नंबर आए, एक बच्चे के 74% नंबर आए, एक बच्चे के 89% नंबर आए, एक बच्चे के 71% नंबर आए, ठीक है। ये परसेंट में दे दिए। अब यहीं पे जो है परसेंट के अकॉर्डिंग हमने कुछ मार्क्स भी डिफाइन कर दिए कि एक बच्चे के 500 में से 300 नंबर, एक के 450 नंबर, एक के 470 नंबर, एक के 319 नंबर, ऐसे भी लिख दिए, ठीक है। और एक ने कर दिया भाई हमारे पास टोटल मान लिया 500 में से 300 बच्चे पास हुए हैं, ठीक है, 500 में से 300 बच्चे पास हुए हैं, इस तरह से काउंटिंग करके लिख दिए इतने बच्चे पास हैं, बस ये दे दिया आपको, पास का रिजल्ट दे दिया और पास और फेल बता दिया, ठीक है। एक हमारे पास जो है इस तरह से दे दिया कि एवरेज मार्क्स कितने आए हैं, एवरेज जो है 60% बच्चे पास हो गए, या इतना एवरेज निकल गया। तो एवरेज भी हमारे पास एक एग्जैक्ट फिगर होगी, क्या होगा, ये मार्क्स न्यूमेरिकल में आ रहे ये भी एग्जैक्ट फिगर होगी, काउंटिंग कर रहे वो भी एग्जैक्ट फिगर है, ये भी परसेंटेज निकाल रहे तो एग्जैक्ट फिगर। लेकिन अगर हमने कहा कि 90 से लेके 100 तक के बच्चों को S ग्रेड दी जाएगी, और 70 से लेके 90 तक के बच्चों को जो है वो A ग्रेड दी जाएगी, 60 से लेकर 70 तक के बच्चों को B ग्रेड दी जाएगी, इस तरह से ग्रेडिंग सिस्टम कर दिया। तो अब इस ग्रेडिंग सिस्टम में इस बच्चे को S ग्रेड दे दी, इसको भी A ग्रेड, इसको भी A ग्रेड, इसको भी A ग्रेड, ठीक है। तो मतलब इस रेंज में जो भी बच्चे आ रहे हैं उन सबको ही A ग्रेड मिल गई। मार्क्स में तो डिफरेंस है लेकिन रिजल्ट में दो सब बराबर ही दिख रहे हैं वहां पे। तो यहाँ पर क्या है, सॉफ्ट दे दिया भाई, आप 71% लाओ या 89% लाओ, आपको A ग्रेड मिल जाएगी वहां पे। तो वो मान लिया कि आप उस लेवल के हो, ठीक है, कि मतलब S वाले एक्सीलेंट कर दिया, ऐसे भी A वाले हमारे पास जो है वो गुड स्टूडेंट हो गए, वहां पे भी वेरी गुड ग्रेड दे दी। तो इस तरीके से भी हमारे पास ये ग्रेड जो है, यहाँ पर आपको ये नहीं पता आपके एग्जैक्ट कितने मार्क्स हैं, आप रेंज के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं वहां पे अप्रोक्सीमेशन के लिए। तो ये जो है हमारे पास ग्रेडिंग सिस्टम जो है ये फजी सेट पे काम कर रहा है, जहाँ पे मल्टीपल वैल्यू, सॉफ्ट कंप्यूटिंग। ठीक है। तो ये फजी लॉजिक है और ये हमारे पास सॉफ्ट कंप्यूटिंग का एग्जांपल हो गया, ठीक है। तो जैसे हमारे पास क्वेश्चन था उसमें यही पूछा था कि अगर हम सॉफ्ट कंप्यूटिंग में फजी लॉजिक की बात करें तो हमारे पास फजी सेट होते हैं, उस पर कुछ मेंबरशिप फंक्शंस होते हैं। तो वो मेंबरशिप फंक्शन किस तरह का रिजल्ट देते हैं, हमारे पास एवरेज देंगे, काउंट देंगे, या हमारे पास जो है रैंक देंगे, इस तरह के क्वेश्चन। तो आप उसमें बताएंगे कि हमारे पास ग्रेड देंगे वो, ठीक है। अब जैसे फजी सेट में अगर हम बात करें मेंबरशिप फंक्शन, यानी जैसे
कैलकुलेशन करने के लिए बुलियन अलजेब्रा आपने पढ़ी, उसमें गेट्स यूज होते थे, ठीक है। तो एंड और नोट वगैरह हम यूज करते थे, तो उन गेट्स के थ्रू हम कैलकुलेशन करते थे सारी चीजें, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मेंबरशिप फंक्शन होते हैं जो बताते हैं डिग्री ऑफ ट्रुथ। फजी लॉजिक डिग्री ऑफ ट्रुथ पे काम करता है, और वो डिग्री ऑफ ट्रुथ कौन रिप्रेजेंट करते हैं? मेंबर फंक्शन या मेंबरशिप फंक्शन रिप्रेजेंट द डिग्री ऑफ ट्रुथ, ठीक है, किसकी? ऑफ ए फजी सेट, ठीक है, उसकी। जैसे यहाँ पर हमारे पास अगर हम बात करें, कुछ वेरिएबल पे काम करते हैं, कोई भी डेटा होता है, जब सेट की बात करी, सेट क्या होता है हमारे पास? सेट थ्योरी में मैथ में पढ़ा होगा, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डेटा या एलिमेंट्स। तो आपको वो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ाया था, उसमें बताया था कि हम 3 तरह के वेरिएबल यूज करते हैं रैंडमली जब हम डेटा लेते हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी थ्योरी में भी, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में आपको बताया था 3 टाइप के रैंडम वेरिएबल्स यूज होते हैं हमारे पास, जिसमें एक होते हैं हमारे पास बुलियन वेरिएबल। तो बुलियन वेरिएबल तो हमारे पास हो गए 0 या 1 पे, एक होते हैं हमारे पास डिस्क्रीट, ठीक है, और एक होते हैं हमारे पास कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस ये सीरीज भी पढ़ाई थी, ठीक है। डिस्क्रीट क्या होती थी? हमारे पास सेट ऑफ डेटा होता था, ठीक है। तो सेट ऑफ डेटा होता है इसमें, जैसे डिस्क्रीट में हमारे पास हमने दे दिया 15, 10, 25, इस तरह से कुछ वैल्यू होती है, ठीक है। उनके बेस पे हम फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, एवरेज, मीन, मोड, मीडियन, ये सब निकालते हैं। कॉन्टिन्यूअस क्या होते हैं? जिसमें रेंज होती है कि 10 से 20 के बीच में 5 है, फ्रीक्वेंसी ऐसे होती है इस डेटा में। 20 से 30 के बीच में 4 बंदे हैं, 30 से 40 के बीच में 6 है। तो इस तरह का जो डेटा होता है वो कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल पे। तो ये जो कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल है, इन पे काम करते हैं हमारे पास फजी सेट में, ठीक है। यहाँ पे मिनिमम वैल्यू अगर हम बात करें, मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो मिनिमम वैल्यू जैसे बुलियन में एंड होता था, तो एंड क्या करता था? दो हमारे पास, अगर हम एंड की बात करें, दो डेटा, उनका कॉमन डेटा निकालेगा तो मिनिमम डेटा हमारे पास मिलेगा। मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम मतलब सारा ही हो गया, दोनों सेट का सारा डेटा हमारे पास आ जाए, तो मैक्सिमम को रिप्रेजेंट करते हैं हम जैसे और से, तो और मैक्सिमम को बताएगा। अगर हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो नोट के थ्रू हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो नोट के थ्रू जो हमारे पास ये काम यहाँ पे करते थे, मतलब बुलियन में, तो मिनिमम, मैक्सिमम और कॉम्प्लीमेंट हम निकाल लेते हैं सेट का, मैथमेटिक्स की सेट थ्योरी के अकॉर्डिंग वो फंक्शन हम यूज करते हैं एज ए मेंबर फंक्शन में, ठीक है। ऐसे ही हम जैसे ये कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल की बात करें, इन सीरीज से ग्रेड वगैरह सिस्टम निकालना या इनका फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह कैलकुलेट करना, वो सारी चीजें इसमें होती है। तो अब ये क्वेश्चन है हमारे पास, इस क्वेश्चन का आंसर जैसे ये दिया, विद रेफरेंस ऑफ फजी लॉजिक इन सॉफ्ट कंप्यूटिंग, ठीक है बेटा। इसमें कहा फजी सेट में बी रिप्रेजेंटेड बाय ए मेंबरशिप फंक्शन एंड दिस फंक्शन गिव द मेंबरशिप विद इन द सेट। तो क्या दे रहा है? ग्रेड हमें दे रहा है, ठीक है। तो फजी सेट में ग्रेड, ये एग्जैक्ट वैल्यू देंगे, ग्रेड में अप्रोक्सीमेशन पे काम करता है, तो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा ग्रेड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे सेकंड नंबर का, इस क्वेश्चन में कहा है हमारे पास कि इन वायरलेस कम्युनिकेशन, रेडियो वेव, वायरलेस कम्युनिकेशन में हम रेडियो वेव, माइक्रोवेव, ठीक है, इनका यूज करते हैं, ठीक है। इंफ्रारेड का भी यूज करते हैं, सैटेलाइट वगैरह का यूज करते हैं। तो वायरलेस कम्युनिकेशन में रेडियो वेव है जो ओमनी डायरेक्शन में काम करती है, ठीक है। एट लो फ्रीक्वेंसी पास थ्रू द ऑब्स्ट्रक्शनल वेल बट द पावर फेल ऑफ शार्पली। यानी हमारे पास डेटा जो है फ्लो हो रहा था, जा रहा था। देखो इसमें कहा कि हमारे पास रेडियो वेव है, वो हमारे पास
काफी लो फ्रीक्वेंसी पे फ्लो कर रही है, एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, ठीक है। अब क्या हुआ, पावर फेल होगी एकदम से, ठीक है, विद डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स से जहां से भी आ रही थी वहां से। तो इस तरह के एटेन्यूएशन को क्या बोलते हैं? एटेन्यूएशन जो है आपको पता है, कोई भी हमारे पास नेटवर्क में या वेव्स में, कम्युनिकेशन में कोई भी हमारे पास वो आ जाता है, मतलब एब्स्ट्रैक्शन हो जाता है, ठीक है, या रुकावट आ जाती है एक तरह से समझो, तो उसको हम बोलते हैं एटेन्यूएशन। जैसे हमारे पास सिग्नल लूज हो जाना, ठीक है, सिग्नल कम हो जाना, डेटा जो है डिस्टॉर्ट हो जाना, ठीक है, या उसके अंदर डेटा के अंदर कुछ भी हमारे पास एरर आ जाती है, ठीक है, जैसे हमारे पास वो फ्लक्चुएशन हो जाता है लाइट का, उसकी वजह से भी हो जाता है। तो इसमें ये पूछा है कि इसमें क्या होगा, पाथ लॉस, रूट लॉस, सिग्नल लॉस, डेटा लॉस। तो ये हमें समझना कि हमारे पास जो है लाइट आ रही थी, पावर आ रही थी, और पावर बंद कर दी गई है, ठीक है। तो पावर बंद होने से क्या होगा, हमारे पास एक डेटा है हमारे पास, या वेव सिग्नल जो है एक लोकेशन ए से ट्रेवल कर रहा है और बी की तरफ जा रहा है, ठीक है। अभी वो कहीं बीच में है, और यहाँ से सोर्स से जो जिस वेव के थ्रू जा रहा था, जो सिग्नल आ रहा था हमारे पास बेसिकली, ठीक है, मतलब पावर आ रही थी जहां से सप्लाई हो रही थी, वो बंद होगी। अब पावर सप्लाई बंद होगी, वैसे ही लो फ्रीक्वेंसी पे चल रहा था, थोड़ी दूर जाके रुक जाएगा। एक तरह से ये समझो कि मान लिया आप बाइक चला रहे हो, और बाइक से आपने जो है रेस छोड़ दी, ठीक है, रेस छोड़ दी तो क्या होगा, थोड़ी दूर जाके वो रुक जाएगी, ठीक है। तो अब क्या यहाँ पे ऑप्शन दिए थे, जैसे पाथ लॉस, रूट लॉस, सिग्नल लॉस और डेटा लॉस। तो पाथ लॉस का मतलब होता है लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक है। पाथ लॉस की कंडीशन कब होती है, जब लॉस ऑफ एनर्जी हो जाती है। इन टर्म्स को हम समझ लेते हैं। पाथ लॉस का मतलब लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक है, ऑफ ए वेव या किसी भी सिग्नल में, ठीक है। या आप कह सकते हैं कि हमारे पास जो है कि पावर जो है उसकी डेंसिटी कम होगी, तो एनर्जी अपने आप, पावर बिल्कुल खत्म हो जाए या कम कर दो। भाई आप बाइक की रेस चला रखी है आपने 80 पे, आप 40 पे ले आए, तो वहां पर भी हो गया हमारे पास, तो उसमें भी पाथ लॉस होगा। तो या हम कह सकते हैं रिडक्शन इन पावर डेंसिटी, ठीक है। इसको हम पाथ एटेन्यूएशन भी बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड। अब दूसरा उसने दिया है कि सिग्नल लॉस, ठीक है। सिग्नल लॉस का मतलब क्या है? सिग्नल लॉस का मतलब है कि जो हमारे पास सिग्नल है उसकी स्ट्रेंथ लॉस होगी, सिग्नल की कैपेसिटी जो आ रही है वो लॉस हो गई, ठीक है। यहाँ पर तो लॉस ऑफ एनर्जी है, इसमें लॉस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द सिग्नल, डायरेक्टली सिग्नल से ही काम है, ठीक है। एक सिग्नल होता है, सिग्नल के अंदर ही हमारे साथ डेटा जाता है, ठीक है। और जैसे मान लिया आपको एक जगह से दूसरी जगह हमें डेटा भेजना, तो ये तो हमारे पास पाथ है, अब पाथ ही लॉस हो गया, हम रुक गए, आगे जाना ही नहीं, पाथ ही खत्म, ठीक है। तो इसको तो पाथ लॉस, जब लाइट चली गई, एनर्जी खत्म होगी, तो हमारे पास पाथ ही खत्म हो गया, ठीक है बेटा। अब सिग्नल लॉस का मतलब है हमारे पास लॉस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ ए सिग्नल ओवर ए मीडियम। यहाँ पे बेटा हमारे पास मीडियम क्या होगा, अगर इन टर्म्स की बात ही करें जो हमें क्वेश्चन में दी गई है, पाथ, रूट, सिग्नल, डेटा, उनमें मीडियम को अगर हम इन चारों में से डिफाइन करें तो किसके अंदर आएगा? मीडियम तो वो है ना जिसके थ्रू डेटा जा रहा है, ट्रेवल कर रहा है। मान लिया आप कोई सामान भेज रहे, कोरियर, एक रूट हो गया हमारे पास, जैसे रोड हो गया, ठीक है। जो पैकेट जिसमें आपने पैक किया वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास एक तरह सिग्नल समझ लो उसके साथ जा रहा। और मान लिया आप गाड़ी से भेज रहे हो, तो गाड़ी क्या है, मीडियम है, ठीक है।
अब डेटा क्या है हमारे पास, एग्जैक्ट पैकेट जो हम भेज रहे हैं वहां पे। डेटा लॉस की अगर हम बात करें, डेटा लॉस का मतलब होता है अगर हमारे डेटा में ही एरर आ गई, जैसे 0101 जा रहा है डेटा, वो चेंज हो गया तो वो डेटा लॉस है। हमने भेजा डेटा 11, आपने नेटवर्किंग में पढ़ा ही होगा, 1101 भेजा लेकिन रिसीवर को 1011 मिल गया, तो क्या हो गया, एरर आ गई। एरर डिटेक्शन टेक्निक्स पढ़ी है वहां पे। तो इस केस में क्या होता है, डेटा लॉस होता है, यानी एरर कंडीशन जो भी हमारे पास डेटा में आती है, ठीक है, तो वो हमारे पास डेटा, एरर इन डेटा, इसको बोलते हैं डेटा लॉस। रूट लॉस का कॉन्सेप्ट जो है राउटिंग एल्गोरिथम से होता है, ठीक है। जब हम राउटिंग एल्गोरिथम के बारे में बात करते हैं तो राउटिंग एल्गोरिथम अगर सही तरह से डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस ना देके, जब हम रूट डिफाइन करते हैं तो किसके थ्रू होता है, राउटर करता है, ठीक है। भाई कहाँ से हमें एक एड्रेस मिलेगा, कहाँ से हमें डेटा कहाँ भेजना है, डेस्टिनेशन का एड्रेस होगा, उसके अकॉर्डिंग रूट भेजा जाता है। तो जब क्वेश्चन में कहा कि हमारे पास पावर लॉस हुई है, ठीक है, पावर फेलियर हो गया, तो पावर फेलियर का मतलब पाथ लॉस हो गया, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच फ्लिप फ्लॉप डज गिव द कैरेक्टरिस्टिक टेबल, ठीक है, रिप्रेजेंट, ये कौन से फ्लिप फ्लॉप की कैरेक्टरिस्टिक टेबल है, सर कौन सर से? एक बार रूट लॉस फिर से बता देंगे जेके प्लीज? सर। जी के, अच्छा रूट लॉस बेटा किसको समझना है, पूनम? सर एकता। अच्छा एकता, जी बेटा सर। रूट लॉस का मतलब है राउटर जो है रूट डिसाइड करता है, ठीक है। जी। कंप्लीट पाथ का तो देता नहीं शुरू में कि सोर्स से डेस्टिनेशन का, शुरू में निकाला जाता, अलग अलग होप काउंट के अकॉर्डिंग निकालते हैं, या एक होस्ट से दूसरे गेटवे तक निकाल लेते हैं, होस्ट से गेटवे तक, या दूसरे होस्ट तक का हम निकाल लेते हैं, उस तरह से पॉइंट के अकॉर्डिंग निकालते हैं। जैसे मान लिया हमें ये हमारे पास कुछ ये बने हुए राउटर है यहाँ पे, अब हमें यहाँ से ए से जाना है इस पे डेस्टिनेशन डी पे, ठीक है। अब यहाँ पे जाने के अलग अलग पाथ हैं, ये हमारे पास पाथ दिए हुए हैं, ठीक है। अब अगर हमने पाथ डिसाइड किया कि भाई यहाँ पे जाने का जो है पाथ वो है कि आपको इस पाथ से जाना, इससे इस पे जाना, इससे इस पे जाना, फिर यहाँ, लेकिन आप यहाँ से यहाँ पे चल दिए, चलो यहाँ से भी जा सकते हैं, लेकिन अब इसमें अगले वाले पे गए, इस पे पहुंचे और यहाँ से आगे ना जाके इधर चल दिया वो, तो क्या हो गया, वो रूट लॉस हो गया, उस रूट पे नहीं जा रहे वहां पे, तो दूसरे रूट पे चल दिए, ठीक है। देखो पाथ लॉस में क्या हो जाता है, हम बीच में ही रुक जाते हैं, कहीं पे हम डेस्टिनेशन तक पहुंचे ही नहीं, बीच में रुक गए, जैसे पावर चली गई तो बीच में वहीं के वहीं रुक गए, हम गलत रास्ते पे नहीं जा रहे, हम अपने सही रास्ते पे कहीं रुक गए हैं, तो वो है हमारे पास पाथ लॉस। अगर गलत रास्ते पे चल दिए तो वो क्या है हमारे पास, रूट लॉस, रूट ठीक है। लॉस। सिग्नल लॉस का मतलब क्या है, जैसे हम गाड़ी में जा रहे हैं, हमारी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम है जिसके थ्रू हम जा रहे हैं, ठीक है, जो हाँ एक तरह जी। से मीडियम है, वो सिग्नल के थ्रू, और डेटा हमारा एक्चुअल डेटा जो हम ही है, ठीक है, जिसके, तो ये हो जाएगा वहां पे। अब जिस तरह सर पाथ लॉस हुआ था अपना पावर फेलियर की वजह से या फिर एनर्जी वेव्स में कोई लॉस हो गया, ऐसे ही रूट लॉस किस वजह से होता है सर? रूट लॉस बेटा जो हमारे पास नेटवर्क लेयर होती है उसमें राउटर जो है, अगर राउटर राउटिंग टेबल बनाता है तो वो सही तरह से रीड ना करी जाए, राउटर में कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो वहां पे होता है उस वजह से। ठीक है सर, राउटर ने जो टेबल दी है उसको अगर सही तरह से रीड ना करें तो हाँ, रूट लॉस हो जाता है। राउटर ठीक में है। कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है, या सही तरह से रीड नहीं करी गई वो, ठीक है, तो राउटिंग थैंक यू एल्गोरिथम सर। है तो उसमें होगा। जी। अब ये है हमारे पास कौन सा फ्लिप फ्लॉप की कैरेक्टरिस्टिक टेबल है। तो देखो जब हम फ्लिप फ्लॉप देखते हैं तो हमारे पास बेसिकली फ्लिप फ्लॉप यूज होते हैं, एक SR फ्लिप फ्लॉप, SR JK फ्लिप फ्लॉप, D फ्लिप फ्लॉप, T फ्लिप फ्लॉप, T flip मास्टर flop, फ्लिप फ्लॉप, master फ्लिप flip. फ्लॉप। तो जो हमारे पास SR फ्लिप फ्लॉप और JK फ्लिप फ्लॉप होते हैं उनमें तो हम तीन तीन इनपुट लेते हैं,
जैसे JK की बात करें, J होता है, K होता है, एक प्रीवियस आउटपुट होता है, और फिर हम फाइंड करते हैं नेक्स्ट आउटपुट। ठीक है, अब अगर हम D और T फ्लिप फ्लॉप की बात करें तो उसमें दो इनपुट रहते हैं, एक तो एक्चुअल हमारे पास D या T होता है और एक प्रीवियस आउटपुट हम लेकर चलते हैं एज ए इनपुट। ठीक है, सिक्वेंशियल सर्किट है तो उसमें करंट प्रेजेंट का इनपुट भी होता है, प्रीवियस का आउटपुट भी होता है। अब यहाँ पर हमारे पास अगर हम बात करते हैं SR फ्लिप फ्लॉप की, उसकी कैरेक्टरिस्टिक टेबल अगर SR फ्लिप फ्लॉप की आप देखते हैं, जैसे यहाँ I1 I2 का मतलब है इनपुट 1 इनपुट 2। ठीक है, ये मतलब है, तो आप I1 I2 भी लिख सकते हैं, I1 I2। और यहाँ पर जो कैरेक्टरिस्टिक टेबल में जो प्रेजेंट इनपुट होते हैं, प्रेजेंट जो हमारे पास आउटपुट निकलना है, वो वाला हम T+1 टाइम का देते हैं यहाँ पे। ठीक है, T वाले को जो प्रीवियस वाला उसको लेके चलते हैं। तो अगर 0 0 0 1 1 0 और 1 1 ये बात कर रहे हैं, तो दो हमारे पास प्रेजेंट इनपुट जो हैं दो, वो या तो हम JK में यूज करते हैं या SR में यूज करते हैं। तो अगर हम SR यूज कर रहे हैं तो इसमें तो यहाँ पे क्या आता है, 0 0 पे जो हमारे पास प्रीवियस आउटपुट है वही आता है, यानी QT ही हमारे पास हो जाएगा, T टाइम वाला आउटपुट। 0 पे हमारे पास 0, 1 पे 1 रहता है। ठीक है, और यहाँ पर जो है हमारे पास अगर SR फ्लिप फ्लॉप करते हैं तो SR में क्या होता है बताओ? डोंट केयर। डोंट Sir, केयर don't care कंडीशन हो condition. जाती है, यानी इनडिटर्मिनेट बोल सकते हैं हम। ठीक है, और ये SR के उसमें कंडीशन में आ जाता है। अगर यही चीजें हम JK के बेस पे QT+1 की वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ पे QT हो जाता है, यानी Q ही रहता है, Q dash T. 0, यहाँ पे Q डैश हो जाता है। क्यों तो डैश ये हमारे पास JK की है। ठीक है, तो इसका आंसर अगर D की बात करें, जैसे ऑप्शन में D भी दिया, तो D वाले की कैरेक्टरिस्टिक टेबल क्या होती है? D में D का मतलब क्या होता है? Sir, same होता है. सेम ही आता है। ठीक है, जो हमारे पास Delay. डेटा है वही होता है, यानी अगर हम 0 दे रहे तो बस थोड़ी देर डिले करके वो वही दे देता है, 0 का 0, 1 का 1, ये निकल जाता है। और T वाला तो कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। Sir, complement देता है, toggle. टोगल किसका कॉम्प्लीमेंट देता है? सर जो भी T का इनपुट input का कॉम्प्लीमेंट देगा या प्रीवियस आउटपुट का? सर जो भी इनपुट दे रहे हैं। Sir, जो भी input देंगे. तो 0 का 1, 1 का 1 का 0. 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम बात करते हैं कि जो अगर इसके साथ हमने प्रीवियस आउटपुट 0 लगाया, ठीक है, तो क्या आएगा? अगर ये बताओ T वाला फ्लिप फ्लॉप है और उसमें हमारे पास QT है एक, और ये हम QT+1 निकाल रहे हैं, ट्रूथ टेबल की बात कर रहा मैं। 0 0 और 0 1 1 0 1 1, बताना क्या ट्रूथ टेबल बनेगी? 0 0 पे क्या बनेगी? सर इसमें एक्सऑर की तरह काम करता है ना, सेम पर 0 और 0 0 पे 0, 0 1 पे 1, Opposite पे 1. 1 पे 1, और इस पे 0। Same पे 0. तो अब ये बताओ, आप कह रहे हैं कि जो इनपुट है यहाँ पे मैं 0 लिख दूंगा, सही होगा क्या? T की वैल्यू 0 पे 0 कहाँ रहा? क्या आएगा? 0 पे 1 आएगा ना। 0 पे तो 1 आएगी। कहाँ बेटा, 0 पे हमारे पास 0 भी है, 0 पे हमारे पास 1 भी है। Q की वैल्यू जो वही आ रही ना। इनपुट सर, तो सर इनपुट से ही तो चेंज होगा ना। मतलब जो previous output है वो आएगा sir. प्रीवियस आउटपुट से हो रहा ना बेटा, जो प्रीवियस आउटपुट है उससे चेंज हो रहा है। ऐसे हाँ। ये देखो, यहाँ पे हमारे पास 1 हो गया, यहाँ पे ये 1 का 0 हो गया, तो ये 0 नहीं होगा, ये होगा हमारे पास, ना ही इसका कॉम्प्लीमेंट होगा कि आप कॉम्प्लीमेंट, ये हो जाएगा हमारे पास QT और ये हो जाएगा Q डैश T, ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन तो बड़ा ही सिंपल है ये तो। ठीक है, कि भाई हमारे पास JK फ्लिप फ्लॉप है, आपको पता ही कि दो है, तो दो में तो हमारे पास दो इनपुट ले रखे हमने, प्रेजेंट वाले SR या JK होते हैं। ठीक है, JK में ही लास्ट वाले में टॉगल दिया हुआ, तो टॉगल हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये इतना सिंपल क्वेश्चन ही दे दिया।
हेक्साडेसिमल नंबर, एफ का को बाइनरी में बदलना। एफ का मतलब क्या होता है? 15 और 15 एफ का मतलब होता है तो क्या हो सारे जाएगा? हैं? तो सारे बना गए, सारे बना ऑल जाएगा। वन। ये हमारे पास हो जाएगा, इसमें इतना सिंपल हो गया है। ठीक है, अब ये 2 क्वेश्चन तो सिंपल से ही करते हैं डिजिटल के। चलो बेटा ये क्वेश्चन बताओ, सॉफ्ट कंप्यूटिंग का ही आ गया फिर से। ठीक है, सॉफ्ट कंप्यूटिंग का ही क्वेश्चन है। इसमें कहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू सॉफ्ट कंप्यूटिंग इज फॉल्स। सॉफ्ट कंप्यूटिंग का भी आधे घंटे का आपको पढ़ा ये लेक्चर। तो उसमें क्या बताया था, जो डिफरेंस बताए थे, सॉफ्ट कंप्यूटिंग लेस टाइम लेता है या ज्यादा? कम ही लेता है, तो ये तो करेक्ट है। लेस ठीक है, तो ये ट्रू हो गया। इट इज मेनली बेस्ड ऑन बाइनरी लॉजिक logic एंड न्यूमेरिक। ये वाला क्या होता है? ये हार्ड कंप्यूटिंग। हार्ड हार्ड कंप्यूटिंग कंप्यूटिंग का होता ठीक है। है, जो हमारे पास बाइनरी लॉजिक या न्यूमेरिकल डिपेंड ऑन अप्रोक्सीमेशन एंड डिस्पोजिशन। तो ये क्या होता है हमारे पास? ये ट्रू हो ट्रू जाएगा है, सॉफ्ट कंप्यूटिंग सॉफ्ट है, के और लिए। अप्रोक्सीमेट रिजल्ट देता है। ये भी ट्रू, तो फॉल्स हमारे पास ये रहेगा, ये हार्ड कंप्यूटिंग का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ऑक्टल नंबर के बारे में। डिजिटल के इतने आसान क्वेश्चन आए। चलो ऑक्टल Ready. नंबर के बारे में है। ये किसका 16 होता है? ये हेक्सा हेक्साडेसिमल का होता है। ठीक है, पोजिशनल वेट कोड। देखो भाई, ऑक्टल हो, बाइनरी हो, या डेसिमल हो, या हेक्सा हो, सारे के सारे ही वेटेड कोड। वेटेड ठीक है, और ऑक्टल का वेट क्या होता है? 1, 8, 64, 256, इस तरह से हमारे पास चलता है। ठीक है, 512 वगैरह। तो ये तो हमारे पास सही है ऑक्टल के बारे में। ऑक्टल के सिंबल तो है नहीं, ये सिंबल हेक्सा के हैं। हेक्साडेसिमल ठीक है, और बेस 16 और 2 की पावर 4 4 बिट का ग्रुप बनता है बाइनरी के लिए, ये भी हेक्सा का है। तो ये 3 हेक्सा के हैं, और ये सभी के लिए है हमारे पास, हेक्सा के लिए भी, ऑक्टल के लिए भी काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे देखते हैं, हाउ मैनी 2x1 मल्टीप्लेक्सर आर रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट 4x1 मल्टीप्लेक्सर। तो ये आपको अभी 3 टेस्ट में भी दिया था। तो किस तरह से करते हैं? बेसिकली अगर हमें छोटे से बड़ा बनाना, तो आप इस तरह से 4x1 का बनाना। तो ये वाली वैल्यू जो है हमारे पास, ये ले लेते हैं। पहले 4/2 करेंगे, हमारे पास रिजल्ट आया 2। फिर आप इस 2 को डिवाइड करेंगे इससे 2 से, जो रिजल्ट आया 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, रिजल्ट आया 1। फिर 1 को करेंगे 2 से डिवाइड, तब तक करते जाना जब तक कोसेंट हमारे पास लास्ट में 0 ना बन जाए। अब जितने भी कोसेंट आ रहे हैं उन सबको ऐड कर दो, तो रिजल्ट हो गया हमारे पास 3। तो 3 मल्टीप्लेक्सर 2x1 के लेंगे, तो हमें एक 4x1 का मिल जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास 3। 2, 4, 3, 5 ये हमारे पास ऑप्शन थे, 3 हमारे पास रिजल्ट हो गया। 8 नंबर पे आते हैं। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ नेटवर्क लेयर। ठीक है, नेटवर्क लेयर सॉफ्टवेयर इन OSI मॉडल responsible for deciding which output line an incoming packet should be transmitted on। देखो इतना सारा पढ़ने की जरूरत नहीं, आंसर तो वैसे ही पता चल जाएगा। नेटवर्क लेयर की जब बात करिए, अगर आपने लेयर के प्रोटोकॉल पढ़े होंगे तो वहीं से पता चल जाएगा। ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे, मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल, फ्रेमिंग, राउटिंग एल्गोरिथम, डेटा लिंक लेयर। ठीक है, तो देखो इसने कहा है क्वेश्चन में कि हमारे पास नेटवर्क लेयर पे कौन सा काम होता है वो आपको बताना है। और ऑप्शन में हमारे पास दिए हुए, एक तो मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल, एक फ्रेमिंग, एक राउटिंग एल्गोरिथम, और फोर्थ था हमारे पास डेटा लिंक प्रोटोकॉल। ठीक है, तो देखो ये कौन सी लेयर पे काम करता है बेटा? डेटा लिंक डेटा लिंक लेयर पे। फ्रेमिंग, डेटा लिंक डेटा लिंक लेयर, ये नेटवर्क। नेटवर्क
ये डेटा लिंक प्रोटोकॉल, ये भी डेटा लिंक। डेटा ठीक है, डेटा लिंक लेयर आपने पढ़ी होगी कि डेटा लिंक लेयर की 2 सब लेयर भी होती हैं। कौन कौन सी? एक मीडिया एक्सेस लेयर होती है, लॉजिकल लॉजिकल लिंक कंट्रोल होती है, एक मैक होती है और एक LLC होती है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मीडिया एक्सेस, ठीक है, कंट्रोल और लॉजिकल लिंक कंट्रोल। लॉजिकल लिंक कंट्रोल ही हमारे पास एक तरह से डेटा लिंक कंट्रोल, जो हमारे पास प्रोटोकॉल इस पे यूज होंगे वो डेटा लिंक प्रोटोकॉल कहलाएंगे। मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल मैक पे यूज होते हैं। ठीक है, फ्रेमिंग जो है हमारे पास, फ्रेमिंग होगी या हमारे पास जो है एरर कंट्रोल होगी, फ्लो कंट्रोल हो गया, ये भी सब डेटा लिंक कंट्रोल पे ही होते हैं, यानी LLC होते हैं यहाँ पे। अब देखो, पहले हम अगर बात करें मैक की, तो मैक के अंदर हमारे पास जैसे इसने कहा मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल होते हैं। ये मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल यहाँ पे यूज करे जाते हैं। तो इनमें कौन कौन से प्रोटोकॉल होते हैं? एक होता है RAP यानी रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल। कौन कौन से होते हैं रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल? अलोहा होता है, ठीक है, CSMA होता है, CSMA CD, CSMA CA, ये होते हैं। ठीक है, और क्या होता है इस पे? एक होता है CAP यानी कंट्रोल्ड एक्सेस प्रोटोकॉल। कौन कौन से होते हैं बेटा ये? टोकन और रिजर्वेशन, रिजर्वेशन पोलिंग, ठीक है, और एक होता है हमारे पास टोकन पासिंग। ठीक है, मैक पे एक प्रोटोकॉल होता, एक और होता है चैनलाइजेशन टाइप के प्रोटोकॉल होते हैं, चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल। तो चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल जो है हमारे पास उसमें होते हैं जैसे FDM में फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, TDM में टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल, वेवलेंथ डिवीजन मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल। FDM में, TDM में, CDM में, WDM में, ये सब चैनलाइज प्रोटोकॉल होते हैं। ठीक है, जो डेटा लिंक प्रोटोकॉल है, ठीक है, ये हमारे पास इनके अंदर आता है जैसे ARQ हो गया। ARQ की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। हाँ, ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। ठीक है, डेटा लिंक लेयर पे काम करती है जहां पे हम स्टॉप एंड वेट का यूज करते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारे पास फ्रेमिंग हो गई, ठीक है, कि हमारे पास फ्रेम में डिवाइड हो जाता है ना डेटा, पैकेट में रहता है नेटवर्क लेयर पे, डेटा लिंक लेयर पे आके फ्रेम की फॉर्मेट में हो जाता है। तो फ्रेमिंग करना, एरर कंट्रोल करना, ठीक है, फ्लो कंट्रोल करना कि कितना डेटा हमें कितने टाइम में भेजना है, फ्लो कंट्रोल। इसी के साथ हमारे पास ये हो गया ARQ, ठीक है, या हम बोल सकते हैं स्टॉप एंड वेट ARQ। तो ये सब हमारे पास फ्लो कंट्रोल के लिए यूज करे जाते हैं। ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट, फ्लो कंट्रोल के लिए हम यूज करते हैं ये प्रोटोकॉल। ये सारे के सारे हमारे पास क्या होते हैं? प्रोटोकॉल होते हैं, डेटा लिंक लेयर पे काम करते हैं, डेटा लिंक प्रोटोकॉल कहलाते हैं। अब जो नेटवर्क लेयर पे बात कर रहे थे हम, तो नेटवर्क लेयर पे हमारे पास राउटर यूज होता है और वहां पे डेटा पैकेट की फॉर्म में होता है। ठीक है, राउटर राउटिंग टेबल बनाता है और राउटिंग टेबल बना के राउटिंग एल्गोरिथम यूज करता है, राउटिंग एल्गोरिथम के बेस पे डेटा को भेजता है आगे। राउटिंग एल्गोरिथम बेसिकली 2 तरह की होती हैं मेन कैटेगरी, एक एडेप्टिव होती है और एक होती है नॉन एडेप्टिव। ठीक है, नॉन
एडेप्टिव। एडेप्टिव को का दूसरा नाम क्या है भाई? एडेप्टिव स्टैटिक होगी या डायनेमिक? स्टैटिक होगी। एडेप्टिव होती है डायनेमिक, किसी भी सिचुएशन में अडेप्ट हो जाएगा, चेंज। सर जो मतलब जिसका रूट वो अपने आप ही बनाता है। पहले से प्री डिफाइन नहीं होता, ठीक है। और नॉन एडेप्टिव में रूट प्री डिफाइन होता है, ये स्टैटिक होती है, उसी रूट से हमें जाना होता है। इनमें फिर हम आगे हॉट पोटैटो, बैकवर्ड लर्निंग, सो टेस्ट पाथ के लिए दीक्षित्रा एल्गोरिथम, बेलमैन फोर्ड डिस्टेंस वेक्टर लिंक स्टेट, ये एल्गोरिथम्स वगैरह यूज करते हैं। तो जो हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया था उसमें यही पूछा कि नेटवर्क लेयर पे हम क्या यूज करते हैं, तो उनमें हमारे पास बाकी तो सब डेटा लिंक लेयर के, नेटवर्क लेयर का हो गया राउटिंग एल्गोरिथम, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा राउटिंग एल्गोरिथम है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.625 जो है हमारे पास नंबर दिया हुआ है डेसिमल में, ठीक है, और इसका बाइनरी बताना हमें। तो 0.625 को अगर बाइनरी में बदलना, क्योंकि पॉइंट के बाद का तो मल्टीप्लाई होता है डेसिमल के राइट साइड का, तो इसको हो जाएगा ये 1250 बन गया, यानी 1.250। फिर 0.250 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.500 हो जाएगा। 0.500 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 1.000। लास्ट में 0 बन गया, रिपीट होना शुरू कर दिया, तो बस यही आंसर जो हमारे डेसिमल के लेफ्ट साइड में लिखे हुए 101, ये बन गया हमारे पास डेसिमल का, यानी आंसर हो जाएगा 0.101, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें इसी तरह से लिखते हैं, जो पहले वाला वो पहले लिखेंगे, फिर दूसरे पे, ये नहीं नीचे से ऊपर नहीं जाएंगे। तो इसका आंसर 0.101 हो जाएगा। सर हाँ बेटा। सर अभी आपने जो बताया था एडेप्टिव, सर उनका सर दूसरा नाम और क्या होता है? एडेप्टिव का बेटा डायनेमिक। अच्छा यही होता है स्टैटिक होता है। चलो ये क्वेश्चन भी बेटा आपका इमेज प्रोसेसिंग का ही आ गया है। विद रेफरेंस टू नाइबर ऑफ पिक्सल इन इमेज प्रोसेसिंग। नाइबर्स पूछे कि कोई पिक्सल है किसी इमेज में, उसके नाइबर्स आपको बताने। उसने कहा पिक्सल जो है उसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, तो आपको नाइबर के कोऑर्डिनेट बताने क्या होंगे। अगर हम 4 नाइबर, देखो 4 भी हो सकते हैं नाइबर, 8 भी हो सकते हैं। इसको समझने के लिए आप ऐसे समझो कि हमारे पास बेटा ये एक इमेज है, तो इमेज को आप जूम करोगे या आप अपने कपड़े को भी जूम करोगे तो उसमें इस तरह की लाइनिंग दिखेंगी। अपनी शर्ट को, पैंट को, किसी को भी आप देखोगे तो ऐसे लाइनिंग हमारे पास होती है जब उसको जूम कर देते हैं। इमेज में भी ऐसे ही आएंगी, जब आप कितना भी जूम करेंगे, कोई भी आप इमेज ले लो उसको जूम करते जाओगे तो इसी तरह का आपको दिखेगा। देखो जैसे हम कोई भी एक इमेज यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, ये खोल लेते हैं यहाँ पे लोगो, इसको हम जूम कर लेते हैं इमेज को, इसमें 800% तक ही है, तो इस ये ज्यादा, तो जूम करोगे तो आप ऐसे ही लाइनिंग दिखेंगी इनमें बड़े करने में, ठीक है। ये तो ज्यादा हाई क्वालिटी की थी तो इसमें इतनी दिख नहीं रही है दिखी, क्या? हल्की हल्की हो रही है, ठीक है। तो देखो अब मान लिया हमारे पास बेटा यहाँ पर कहीं पे P नाम का कोई पिक्सल है, ये P हम इस तरह से ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं इसको, इस वाले कोऑर्डिनेट में ये वाले पॉइंट है इसके 0 0, या XY दे रखे है उसने XY ले लेते हैं। तो इसके जो है उसने कहा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल क्या है हमारे पास, नाइबर। तो मान लिया हमने कहा ये हमारे पास नाइबर के कलर कर देते हैं, ये एक नाइबर 1 है, ठीक है, ये नाइबर 2 है, ये नाइबर 3 और ये नाइबर 4 है। 4 नाइबर ये होंगे। देखो हॉरिजॉन्टल नाइबर कौन होंगे, हॉरिजॉन्टल नेबर की जब हम बात करेंगे तो हॉरिजॉन्टल नेबर में आपके आ जाएंगे कौन कौन से, बताओ।
हॉरिजॉन्टल में N1 N1, N3 और N1 हाँ N1 N1 और N3 और N3 वर्टिकल कौन से होंगे? N2 N2 N4 N2 और N4। ठीक है, अब देखो मान लिया यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये सब की डिस्टेंस 1 है, ये वाली डिस्टेंस क्या है? 1 है। तो इस वाले नेबर के कोऑर्डिनेट क्या होंगे हमारे पास? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पे चला गया, x+1 x होगा। प्लस 1 और y। यहाँ पे हमारे पास कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x+1 हो जाएगा और y y हो जाएगा। तो N1 के अगर हम कोऑर्डिनेट देखें तो x+1 +1 और y हो गया। N2 का पॉइंट ये तो हो गया इसका पॉइंट, इसका पॉइंट N2 का ये वाला होगा यहाँ से, भाई यहाँ से हमें जाना सबसे नजदीक यही है इसका। तो N2 का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? x y+1 x x तो y वही रहेगा, y प्लस माइनस नहीं होगा सर? के ऊपर को नहीं जा रहे बेटा, ऊपर की तरफ जा रहे हैं ना N2 का, तो ये तो y+1 होगा। ठीक है, बैकवर्ड तो अगर बैकवर्ड नीचे की तरफ, नीचे कहाँ जा रहे हैं हम? यहाँ से ऊपर जा रहे हैं ना बेटा, अच्छा यहाँ से ऊपर जा रहे हैं तो प्लस होगा ना, प्लस होगा। ठीक है यहाँ से सर। इस वाले पे गए जब। अब यहाँ पर आ जाओ, N3 का कौन सा पॉइंट बनेगा? ये वाला। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? अच्छा N2 का कर रहे थे। N3 में अब आ जाएगा x-1 x-1 और y है। y। ठीक है, और N4 का होगा ये वाला। N4 का बताओ। x तो यही रहेगा, x तो यही रहेगा, y-1 हो जाएगा। तो ये कोऑर्डिनेट हो गए 4 नेबर के। अब यहाँ पे आप देख लो कि क्या हमारे पास दिए हुए हैं कोऑर्डिनेट। ठीक है, इसमें देख लेते हैं, 1 मिनट क्वेश्चन को ओपन कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन को अगर देखें यहाँ पे बेटा, ये हमारे पास है एक x+1 y, कौन से वाले का? हमारा N1 का। ठीक है, जो हमने N1 का लिया था, तो N1 का ये मिल गया पहले वाला। ठीक है, x-1 y N3 का मिल N3 गया, का, x, y+1 N2 N2 का। का अब N4 का बच गया x, y-1। 1। ठीक है, x, y-1 ये आंसर हो गया। ठीक है, अब देखो बेटा, जैसे ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ऐसे डायगोनल भी होते हैं। 8 नेबर की बात आ जाए तो वहां पे 4 डायगोनल होंगे। डायगोनल कौन से होंगे? उनको हम ये इस तरह से लिख लेते हैं। एक हमारे पास डायगोनल ये वाला D1, ठीक है, एक ये हो गया D2, ये D3, D4। तो 4 हमारे पास डायगोनल नेबर होते हैं। तो टोटल हमारे पास 8 हो गए। वहां पे क्वेश्चन में वह हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल की बात करी थी। तो ये D1, D2, D3 और D4 हो गए। अब D1 के कोऑर्डिनेट बताओ आप क्या होंगे? D1 का पॉइंट ये वाला होगा। ये वाला होगा। हाँ, क्या होंगे इसके? x+1 और +1 y+1। और y+1। D2 का कोऑर्डिनेट क्या होगा? D2 का पॉइंट ये वाला। बनेगा तो x में भी -1 हो गया। डायगोनल में जाना तो मतलब इधर से ये जाएंगे, इधर से ये जाएंगे। ठीक है, यहाँ से। तो ऐसे ही इसका ये वाला बनेगा और इसका ये वाला, ये डायगोनल बनेंगे हमारे। ठीक है, तो D2 का क्या बनेगा? x+1 y-1। D3 का x-1 y-1। और D4 का x-1 y+1। ठीक है, तो ये इमेज प्रोसेसिंग के क्वेश्चंस हम इस तरीके से कर लेंगे। समझ आ गया सभी को? सिंपल ही है। चलो okay.
नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ये क्वेश्चन भी इसी से ही है, बट इमेज प्रोसेसिंग का ही है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड यूज्ड इन सॉफ्ट कंप्यूटिंग फॉर नॉलेज रिप्रेजेंटेशन एंड mimicking the reasoning and decision making process of a human। भाई नॉलेज प्रोसेसिंग करना, रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग जैसे ह्यूमन की करते हैं उस तरह से करना। तो आपको बताया था सॉफ्ट कंप्यूटिंग किस पे बेस होती है, फजी लॉजिक बताया था एक तो, ठीक है, फजी लॉजिक पे बेस होती है। और किस पे बताया था कि ANN, ए आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, ठीक है। और आपको बताया था कि जेनेटिक एल्गोरिथम्स होती हैं, एक्सपर्ट सिस्टम होते हैं, ठीक है। और क्या बताया था, मशीन लर्निंग होती है, ठीक है। तो इन पे बेस होती है सॉफ्ट कंप्यूटिंग हमारे पास। तो कंप्यूटर नेटवर्क का उसमें मतलब नहीं होता, ठीक है। न्यूरल नेटवर्क पे बेस होती है, फजी लॉजिक, जेनेटिक एल्गोरिथम। तो आंसर हो गया ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेटवर्किंग से कि विद रेफरेंस टू वायरलेस कंप्यूटर नेटवर्क द बेसिक यूनिट ऑफ ए ब्लूटूथ सिस्टम इज पिकोनेट, ठीक है। तो पिकोनेट के बारे में कहा है इसने। पिकोनेट हमारे पास जब हम ब्लूटूथ पे बनाते हैं भाई, 2 या 2 से ज्यादा ब्लूटूथ डिवाइस के कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं, पिकोनेट बोलते हैं, ठीक है। इसने कहा जो सबसे बेसिक यूनिट है वो हमारे पास पिकोनेट है। तो चाहे आप 2 डिवाइस को ब्लूटूथ से कनेक्ट कर रहे या 2 से ज्यादा कर रहे, तो वो पिकोनेट की कैटेगरी में। 2 से ज्यादा कितनी होंगी तो वो भी अभी हम समझते हैं। पिकोनेट इज ए कनेक्शन ऑफ 2 or more ब्लूटूथ डिवाइसेस, ठीक है। तो 2 या 2 से ज्यादा ब्लूटूथ डिवाइस का कनेक्शन होती है। अब जो हमारे पास पिकोनेट होता है, पिकोनेट बेसिकली 3 बिट पे काम करता है। 3 बिट्स का मतलब उसमें टोटल हमारे पास 8 मेंबर्स हो सकते हैं। 8 मेंबर्स में हमारे पास एक होता है मास्टर और हमारे पास 7 जो है स्लेव्स हो सकते हैं, ठीक है। यानी उसके अंदर हम बोल सकते हैं कि 7 मेंबर्स का एड्रेस स्पेस होता है, एड्रेस स्पेस होगा जो 7 और हम डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं। जिससे मतलब हमारे पास इसमें क्योंकि 3 बिट का एड्रेस यूज करता है पिकोनेट, तो 3 बिट के एड्रेस का मतलब मैक्सिमम साइज जो हो गया पिकोनेट में वो 8 डिवाइसेस का हो जाता है हमारे पास। 8 डिवाइसेस या 8 मेंबर जिसमें एक मास्टर और 7 हमारे पास स्लेव्स होते हैं। और जो ब्लूटूथ का पिकोनेट है वो 10 मीटर की रेंज में काम करेगा, ठीक है। तो जैसे सेंटर में अगर हमारे पास एक मास्टर है ये, ठीक है, तो मास्टर के चारों तरफ का जो है 10 मीटर की रेंज जो होगी ये हमारे पास, इसके अंदर स्लेव हो सकते हैं 7, ठीक है। तो वो हमारे पास हो जाता है और 10 मीटर की रेंज होती है। 8 टोटल डिवाइस, एक मेंबर, 7 स्लेव की तरह वहां पे काम कर सकते हैं, ठीक है। एक यहाँ पे M से डिनोट होते हैं मास्टर और S से हम डिनोट करते हैं स्लेव्स को। इनके बीच में कम्युनिकेशन चल रहा होता है। कुछ ऐसी डिवाइस होती हैं कनेक्ट तो हैं लेकिन अभी डेटा ट्रांसफर नहीं कर रहे, तो डेटा ट्रांसफर नहीं कर रहे तो वो अभी वेटिंग में है या आइडियल है, तो उनको P से डिनोट करते हैं। P का मतलब होता है यहाँ पे पार्किंग में है वो, ठीक है। तो इस तरीके से पार्किंग वाले भी स्लेव ही होते हैं बेसिकली, लेकिन स्लेव में डेटा ट्रांसफर हो रहा है अभी और पार्किंग में डेटा ट्रांसफर नहीं हो रहा। और कलेक्शन ऑफ पिकोनेट से अगर हमें 8 से ज्यादा डिवाइस करनी या 7 स्लेव से ज्यादा हमें बनाने, तो हम कलेक्शन ऑफ पिकोनेट करेंगे। पिकोनेट के कलेक्शन को स्कैटर नेट बोलते हैं, स्कैटर नेट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बेटा, हमारे पास जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि हमारे पास एक पिकोनेट ये है, एक पिकोनेट ये है,
ये ओवरलैप कर रहे हैं। ओवरलैप करना जरूरी है स्कैटर नेट में, नहीं तो डेटा उस रेंज से बाहर नहीं जा पाएगा। ऐसे ही हमारे पास एक पिकोनेट ये बना हुआ है। यहाँ पे एक मास्टर है हमारे पास, इसके कुछ वे ले लेते हैं हम। पहले मास्टर को रेड कलर से हम डिनोट कर देते हैं। यहाँ पे मान लिया एक स्लेव है ये S, एक स्लेव यहाँ पर है, ये दोनों में आ रहा है, यानी इससे भी डेटा ले रहा, इससे भी डेटा ले रहा, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, ये खाली पार्किंग में है, यहाँ पे कोई पार्किंग भी पड़ी हुई है खाली। ठीक है भाई, अभी डेटा केवल इनके बीच में ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे स्लेव है, इसके बीच में डेटा ट्रांसफर हो रहा, इसमें भी कुछ स्लेव है यहाँ पर। ठीक है, एक हमारे पास यहाँ पर जो है बेसिकली एक S और M दोनों है, यानी इससे डेटा इसने लिया है और यहाँ पे इनको डेटा भेज रहा, तो इनके लिए वो मास्टर हो जाएगा और इसके लिए वो स्लेव हो जाएगा। तो कोई नोड मास्टर स्लेव दोनों की तरह भी काम कर सकती है। ठीक है, तो ये हमारे पास स्कैटर नेट हो गया है इस तरह का। तो स्कैटर नेट कलेक्शन ऑफ पिकोनेट होता है। ठीक है, तो जैसे ब्लूटूथ से अगर हमें डिवाइसेस कनेक्ट करनी है तो दो ही डिवाइस तो होंगी भाई कनेक्ट करनी जब हमें, तो दो या दो से ज्यादा अगर हम मैक्सिमम 7 डिवाइस तक कनेक्ट कर सकते हैं, और तो वो हमारे पास पिकोनेट बन जाएगा। और पिकोनेट के कलेक्शन को फिर आगे बढ़ाना तो स्कैटर नेट। पिकोनेट की रेंज 10 मीटर तक की है, अगर उससे आगे बढ़ानी तो हम स्कैटर नेट की हेल्प से बढ़ा सकते हैं उसको। तो यहाँ पर हमारे पास ये हो जाएगा। इसमें यही पूछा कि जो एक्टिव स्लेव नोड्स हैं वो 7 एक्टिव स्लेव नोड होती हैं उसमें, अप टू विद इन ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर्स एंड इंटरकनेक्टेड कलेक्शन। ठीक है, यहाँ पे 10 मीटर आ जाएगा। इंटरकनेक्टेड कलेक्शन ऑफ दिस पिकोनेट इज कॉल्ड स्कैटर नेट। चलो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन वेटेड बीसीडी कोड। नॉन वेटेड बीसीडी कोड की बात करनी तो एक्सिस 3 कोड जो होता है ये हमारे पास नॉन वेटेड बीसीडी कोड है। ठीक है, वेटेड कोड आपने पढ़े होंगे, बाइनरी कोड, ऑक्टल, हेक्सा, डेसिमल, ये सब वेटेड होते हैं। ठीक है, जिनका कोई बेस होता है, कोई रेडिक्स होती है, वे सब वेटेड में प्लेस वैल्यू होती है। बीसीडी कोड, अगर खाली बीसीडी की बात करेंगे तो बीसीडी भी वेटेड ही होते हैं हमारे पास। सर ग्रे कोड भी तो होता है इसमें नॉन वेटेड। हाँ, ग्रे भी होता है बेटा, तो लेकिन ग्रे कोड क्या बीसीडी कोड भी होता है? तो इसने कहा नॉन वेटेड बीसीडी, ये हमें देखना। एक्सिस 3 नॉन वेटेड भी है और बीसीडी फॉर्म में काम करता है भाई, 4 बिट का बनाया जाता है उसमें। इस एक्सिस 3 कोड को हम सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड भी बोलते हैं, आपको पता होगा सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड भी होता है। मतलब 0 का जो होगा वही हमारे पास 9 का, उल्टा करते हुए चलते हैं। सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड। बाइनरी तो हमारे पास वेटेड कोड होते हैं, तो ये तो आंसर इस तरह से का। ग्रे कोड नॉन वेटेड होते हैं, लेकिन ग्रे कोड बीसीडी पे बेस नहीं होते, ये बाइनरी कोड होते हैं। ठीक है, नोट बीसीडी। तो ये बाइनरी कोडेड, इसमें 4 बिट का वो बनता है, इसमें ऐसे वो नहीं होता है ग्रे में कि आपको 4 बिट के उसमें कॉम्बिनेशन में लेना है। ठीक है, आस्काई कोड जो है, आस्काई की फुल फॉर्म हमारे पास होती है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। और आस्काई कोड बेसिकली हमारे पास 7 बिट का होता है। ये कैरेक्टर एनकोडिंग स्टैंडर्ड है हमारे पास एक, और इसमें आस्काई में एक एक्सटेंडेड वो आस्काई भी है जो हमारे पास नॉर्मली 8 बिट का होता है। ठीक है, वो 8 बिट का यूज किया जाता है। तो ये सब होते हैं, तो इसलिए इसका आंसर एक्सिस 3, ये बीसीडी भी होता है और नॉन वेटेड भी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक 2 की पावर n टू n 1 का मल्टीप्लेक्सर है, यानी मल्टीप्लेक्सर का जो हमारे पास मल्टीप्लेक्सर होते हैं इस तरह से हम लिखते हैं मल्टीप्लेक्सर को, ठीक है। डीमक्स को कैसे लिखते हैं, 1 इंटू 2 की पावर n की फॉर्म में डीमक्स लिखे जाते हैं, ठीक है। एनकोडर बताओ कैसे लिखे जाते हैं, एनकोडर का 2 की साइज पावर n into n 2 की पावर n इंटू n, n और into n। तो 2 की पावर n में डिकोडर लिखे जाते हैं, ठीक है। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन तो आता ही रहता है किसी के साइड का। तो इसमें कहा 2 की पावर n इंटू 1 का एक मल्टीप्लेक्सर है, तो इसमें डेटा लाइन इनपुट की कितनी होंगी, इनपुट हमारे पास 2 की पावर n इनपुट लाइंस होगी, ठीक है, और हमारे पास 1 जो है आउटपुट लाइन होगी इसमें, और सिलेक्शन लाइन कितनी हो गई, n n सिलेक्शन लाइन होगी जो पावर होती है। तो मल्टीप्लेक्सर हैज इनपुट डेटा लाइन पूछा तो 2 की पावर n, इनपुट सिलेक्शन लाइन n हो जाएंगी, whose bit combination determine which input data is selected for output। फिर इनके कॉम्बिनेशन से जो सिलेक्शन लाइन है उनके बेस पे हम पता करते हैं कौन सी इनपुट में से लाइन आउटपुट के लिए जाएगी, ठीक है भाई। इसका काम क्या है मल्टीप्लेक्सर का, कि मल्टीपल इनपुट लाइन में से एक को आउटपुट के लिए भेजना, किसको भेजना वो कौन बताता है, सिलेक्शन लाइन बताती है। तो 2 की पावर n और n जो है इसका आंसर हो गया। 14 नंबर क्वेश्चन, ये भी इमेज प्रोसेसिंग का ही है। इसमें बेटा पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग आउट डिटेल दैट आर ऑब्स्ट्रक्ट, मतलब जो क्लियर नहीं है हमारे पास, और सिंपली टू हाईलाइट सर्टेन फीचर ऑफ इंटरेस्ट इन एन इमेज ड्यूरिंग इमेज प्रोसेसिंग, ठीक है। तो देखो इसका मतलब ये कह रहा है कि हमारे पास जैसे कभी कभी क्या होता है, हमने फोटो खिंचवाया आज से 10 साल पहले, कोई फोटो है हमारे पास, बहुत अच्छा फोटो था लेकिन रखा रखा वो ब्लर हो गया, बेकार सा धुंधला धुंधला सा हो गया, आप चाहते हैं उसी फोटो से कोई नया फोटो बनवा ले, अच्छा ठीक है। तो फोटोग्राफर के पास गए, आपने दिखाया कि ये फोटो है भाई हमारा, इसी बेस पे एक नया फोटो बना दो, ठीक है, जो साफ क्लियर हो जाए, वो पुराना हो रहा 10 साल पहला, अब नया सा बना दो चमका के, इसको बैकग्राउंड लगा के बढ़िया सा मस्त सा। तो ये जो पुराने फोटो को नए फोटो में हम कन्वर्ट करेंगे सही तरीके से करके, उसको हम बोलेंगे इमेज इनहांसमेंट, ठीक है। अब इसमें टर्म्स दी हुई है, इमेज रिस्टोरेशन भी दिया हुआ है, इमेज एक्वाइजेशन भी दिया हुआ है, कंप्रेशन, कंप्रेशन तो सबको पता ही है, कंप्रेशन का मतलब तो ये है कि जो हमारे पास इमेज है उसका साइज, स्टोरेज साइज कम करना, ठीक है भाई। 2 MB की इमेज है उसको 1 MB में लेके आना या कम में करना, तो वो तो कंप्रेशन हो गया। इमेज इनहांसमेंट का मतलब है कि जो भी हमारे पास डिजिटल इमेज है वो दिखने में सही हो जाए भाई, क्लियर हो जाए, उसमें कुछ हमारे पास शार्प कर दो, ब्राइट कर दो, ठीक है। कुछ इमेज देखो, वैसे तो ऑडियो में हम नॉइस की बात करते हैं, इमेज में भी नॉइस रिमूव का मतलब हो जाता है उसमें धुंधलापन आ रहा वो हटा देना, सब मतलब उसकी विजुअल क्वालिटी को इम्प्रूव करना, वो हमारा इमेज इनहांसमेंट कहलाता है। इमेज रिस्टोरेशन का मतलब क्या है कि हमारे पास कोई डेटा जो है वो बेसिकली करप्ट हो गया है, ठीक है। तो हमारे पास करप्ट इमेज है, उसको क्लीन या ओरिजिनल इमेज में कन्वर्ट कर देना, वो रिस्टोर कर देना, या आप ये समझ लो एक तरह से डिलीट हो गया डेटा, अब उसको रिकवर कर दे कोई इमेज, तो वो इमेज रिस्टोरेशन हो जाए। इमेज एक्वाइजेशन का मतलब क्या है कि रिट्रीव करना इमेज सोर्स से, ठीक है। जैसे मान लिया कैमरा फोटो खींचा आपने, कैमरे से निकालनी इमेज अपने, ठीक है, प्रिंट निकाल रहे आप कैमरे से, या आप मोबाइल से कंप्यूटर में लेके आ रहे, सेंसर से कर रहे, इमेज देख रहे, तो वो रिस्टोरिंग है, ठीक है। तो इमेज को जब हम प्रोसेस करते हैं तो उसका मतलब है कि भाई हमारे पास डिजिटल फॉर्म में वो सही तरीके से दिखे, विजुअलाइजेशन करना, रिकॉग्नाइजेशन करना, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। तो इसके बारे में यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मैं लिखवा देता हूँ आपको कि इमेज का इन्हांसमेंट
इसका मतलब है कि प्रोसेस ऑफ improve the visual quality of an image। ठीक है, इमेज रिस्टोरेशन मतलब रिस्टोर एक करप्ट, ठीक है, या नॉइजी इमेज टू इट्स ओरिजिनल इमेज और बैकअप रिस्टोर द इमेज, ठीक है, फ्रॉम करप्ट स्टोरेज। एक है हमारे पास इमेज एक्विजिशन, इसका मतलब है रिट्रीविंग एन इमेज फ्रॉम द सोर्स, ठीक है, दैट इज जैसे हमारे पास कैमरे से निकालना हो, कोई सेंसर है वहां से एटसेट्रा। और इमेज का एक है हमारे पास कंप्रेशन, ठीक है, तो इसका मतलब है रिड्यूस द स्टोरेज साइज ऑफ द इमेज, ठीक है। तो अगर हमें इमेज का स्टोरेज साइज कम करना है तो वो हो जाएगा हमारे पास कंप्रेशन। कंप्रेशन की टेक्निक्स होती हैं अलग अलग, एल्गोरिथम्स होती हैं, उनके बेस पे हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इसमें कहा विच इनपुट इज यूज्ड टू एक्सपेंडेड 2 or more multiplexer to a multiplexer with a large number of input। यानी 2 या 2 से ज्यादा आप मल्टीप्लेक्सर का यूज करके एक बड़ा मल्टीप्लेक्सर बना रहे हैं, ठीक है। तो आप जो है किसकी हेल्प से बनाएंगे? सिलेक्शन लाइन की हेल्प से, इनेबल लाइन की हेल्प से, डिसेबल लाइन हेल्प से, या बायस की हेल्प से? तो देखो, जैसे मान लिया आपको अभी एक क्वेश्चन था कि 2x1 का मल्टीप्लेक्सर से हमें 4x1 के मल्टीप्लेक्सर बनाने, तो कितने मल्टीप्लेक्सर की जरूरत थी हमें? 3 मल्टीप्लेक्सर की, 3। ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास जैसे कैसे बनते हैं, एक मल्टीप्लेक्सर हमने यहाँ पे ले लिया 2x1 का मार्क्स, ठीक है। इसमें हमारे पास 2 इनपुट हैं, एक I0 और एक I1। एक मल्टीप्लेक्सर और ले लिया हमने यहाँ पर 2x1 का मल्टीप्लेक्सर, इसमें भी इसको इनपुट दे दिया I2, ये कर दिया I3, ठीक है। इनसे जो आउटपुट आएगा वो आउटपुट क्या होगा, कैसे पता चलेगा? सिलेक्शन लाइन से। इसमें कितनी सिलेक्शन लाइन होंगी? एक, तो उसको भी S0 कर दिया, इसकी भी एक सिलेक्शन लाइन, उसको भी हमने S0 कर दिया। अलग अलग है, S0 है, ठीक है। अब इनके आउटपुट लाइन जो है वो हमने तीसरे मल्टीप्लेक्सर से जोड़ दिया, ये भी 2x1 का मक्स है, और इसकी सिलेक्शन लाइन का नाम S1 कर दिया। तो यहाँ से हमें एक आउटपुट मिल जाएगा, या एक आउटपुट लाइन मिलेगी। तो इसमें एक आउटपुट लाइन है और 4 ये इनिशियल वाली इनपुट लाइन है। इसकी अगर हम ट्रुथ टेबल देखेंगे तो मल्टीप्लेक्सर में जो हमारे पास ये होते हैं, सिलेक्शन लाइन होती है, इनके बेस पे बनती है हमारे पास। सिलेक्शन लाइन बताती है क्या आउटपुट आएंगे। तो 0 0 पे मान लिया I0 आएगा, 0 1 पे I1 आएगा, 1 0 पे I2 हो जाएगा, 1 1 पे I3 हो जाएगा। तो 4 आउटपुट हमें यहाँ पे मिल जाएंगे।
इक्वेशन अगर हम यहाँ पे इसकी लिखेंगे तो S0 डैश S1 डैश पे हमारे पास I0 मिल रहा, S0 डैश S1 पे हमारे पास क्या मिल रहा है, ये S0 डैश ये S1 I1 मिल रहा है, प्लस S0 S1 डैश पे I2 मिल रहा है, S1 S0 और S1 पे I3 मिल रहा है। तो यही हमारे पास 4x1 का जो मक्स होता है उसकी इक्वेशन होती है यही वाली, और यही उसकी ट्रुथ टेबल होती है। तो इस तरह से हमारे पास बन जाएगा, ठीक है। तो सिलेक्शन लाइन के बेस पे हम बना सकते हैं यहाँ पर। तो इसका आंसर जो है हमारे पास क्या हो जाएगा कि सिलेक्शन लाइन जो होती है उनका यूज करेंगे और वो एज ए इनेबल का काम कर रही है। यहाँ पे देखो एज ए इनेबल का मतलब क्या है कि हमारे पास एक ही इनेबल रहेगी इनमें से, या तो ये वाली या ये वाली। जब ये वाली इनेबल है तो इसमें से इनपुट, ये वाली इनेबल रहेगी तो इसमें से इनपुट लिया जाएगा। तो ये जो प्रायोरिटी एनकोडर में भी तो सर ऐसा इनेबल करके देते थे हाँ। सर, उसमें तो मतलब ऐसा नहीं होता था कि ये वाली इनेबल है। तो इनेबल, जब वो इनेबल रहती थी तभी आउटपुट निकलता था, नहीं तो आउटपुट ही नहीं आता था। एनकोडर हाँ में तो मतलब, ये होता है हाँ ना। हाँ हाँ हाँ, तो यहाँ पे मल्टीप्लेक्सर में क्या है, ये इनेबल रहेगी तो इसमें से आएगा, ये रहेगी तो इसमें से आएगा। अब देखो आप आउटपुट में भी कि जब हमारे पास S0 वाली 0 है, मतलब ये वाली हमारे पास, इसमें हमने ये ले लिया, ये वाली अगर 0 है तो हमने यहाँ पे डिसाइड किया कि ये अगर 0 है इसकी वैल्यू, तो यहाँ से आउटपुट इनपुट लिए जाएंगे, और अगर इसकी वैल्यू हमारे पास 1 होगी तो यहाँ से लिए जाएंगे। तो इस पे बेस आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है। तो जब तक इसकी वैल्यू 0 रखेंगे हम, तो इसका मतलब हम पहले वाले मक्स से ले रहे, और अगर 1 करते तो ये वाली डिसेबल हो जाएगी, बंद हो जाएगी, ये वाली ऑन हो जाएगी, ठीक है। तो इनेबल लाइन की तरह ये काम कर रही है। अब ये एज ए सिलेक्शन लाइन नहीं काम कर रही, सिलेक्शन लाइन ये हमारे पास काम कर रही है, ये एज ए इनेबल लाइन काम कर रही है। किसको इनेबल करोगे वही हमारे पास आउटपुट देगी, ठीक है। तो ये एज ए इनेबल काम करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अच्छा, ये है बेसिकली बेटा BCD 5421। देखो आपको पढ़ाया हुआ कि आपको एक BCD कोड पढ़ाए थे क्लास में, ठीक है। BCD कोड होते हैं बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं, 1 to 48 कोड। ऐसे ही आपको एक 4241 कोड भी पढ़ाया था, ठीक है। अलग अलग कोड पढ़ाए थे ना, 2421 कोड भी पढ़ाया था, 2421 कोड, ठीक है, जिसको सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री में लिया था हमने उसको भी एक्सिस 3 के साथ। तो इसी तरह से ये भी जो 4 बिट के बाइनरी में लिखे जाते हैं ये सब BCD हैं, जैसे 8421, 2421 या 5421, यानी जो हमारे पास इस तरीके से लिखे जा रहे हैं ये सब हमारे पास क्या है, BCD है। अब BCD कोड है हमारे पास 5421 वाला, तो इसमें कैसे लिखेंगे हम किसी नंबर को, डेसिमल नंबर को हमें कोड दे रखा हमारे पास 5421, ये है 5421। तो इनमें हमारे पास केवल क्योंकि 4 बिट में ही लिखे जाने तो 0 से लेकर लिखते हैं हम, बेसिकली 0 से 9 तक के नंबर ही यूज करते हैं डेसिमल में, 3 4 5 6 7 8 और 9। डिस्टेंस ज्यादा कर दी, यहीं से नजदीक से कर लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 5421 जीरो करना तो सारे ही 0 कर दिए, ठीक है। अगर 1 लिखना है तो ये 1 हो गया, 2 लिखना तो ये बाइनरी की तरह BCD की तरह ही काम कर रहे हैं नॉर्मल, और जो 3 लिखना तो 3 हमारे पास ये हो गया। 4 लिखेंगे तो कैसे लिखा जाएगा, 4 को कर देंगे, 4 तक तो बिल्कुल सेम ऐसे ही चलेगा। अब अगर हमें इसमें लिखना है 5 को, तो 5 कैसे लिखा जाएगा, 4 और 1 या 5 और बाकी 0, सिर्फ 5 1 होगा बाकी 0। 5 दे रखा तो 5 को ही लिखेंगे डायरेक्टली इस तरह से, 6 दे रखा तो 5 और 1 का यूज कर लेंगे, 5 का और 1 का यूज करके, 7 5 और 2 का सर यूज। 4 और 2 का भी तो यूज कर सकते हैं कि
हाँ तो 4 और 2 का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आपने अगर पढ़ा होगा 2 4 2 1 वाले कर रहे थे हम उस तरह से, तो इनको हम किस तरह से करते हैं कि भाई हमारे पास जब भी हम इनका यूज करेंगे तो आपको बड़ी वैल्यू है इधर से ही भरते चलेंगे, जैसे नेटवर्किंग में भी करते हैं। ठीक है, तो इससे अगर वो हो रहा, पहले बड़ी वाली वैल्यू, कोई भी बाइनरी भी आप बनाते हो, आपसे कहा भाई आप 25 का बाइनरी लिखो, तो आपने 1 2 4 8 लिख लिया, 16 लिख लिया, तो पहले 16 को भरोगे ना, इधर से भरते हुए चलोगे, 16 8 24 फिर 1 देखोगे। ठीक है, तो बड़ी वैल्यू से हम भरते हुए चलते हैं यहाँ पर। तो ऐसे ही करना। अब 8 को करना, 8 का बताओ क्या होगा? 5 और 2 और 1, और 9 को करना 5 4। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहा था कि हमें 5 6 और 7 ये वाले, ये डेसिमल में इसका बीसीडी में लिखना। तो 5 का लिख दो पहले 1 0 0 0, 6 का क्या हो जाएगा 1 हमारे पास 0 0 1, 7 का क्या हो जाएगा 1 0 1 0, ये हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा, क्या आंसर दिया हुआ है भाई इसमें? 1 0 0 0, ठीक है, पहले वाले का। दूसरे वाले का तो 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1, ये तो गलत दे रखा है, तो 4 का होगा 5 4 2 1 में। ये ऑप्शन ही सारे ही गलत है, ये वाला इसमें भी ये 4 का दे दिया। या तो क्वेश्चन में ये 5 4 7 होगा, या ऑप्शन गलत है, ये क्वेश्चन ही गलत है। ठीक है, इस पे क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। अभी तो आंसर की 28 तारीख तक लगी हुई है, जिसका अगर गलत आ रहा होगा तो ऑब्जेक्शन लगा सकता है। आंसर ही गलत दे रखे हैं। सर इसमें हाँ 4 के बाद हमने दूसरी तरह से क्यों लिखा है? ऐसे लिख 5 और 2 कोड है, 2 1 कोड है, इसीलिए 5 तक वैसे नहीं बेटा, 4 के बाद क्या लिखोगे? अगर 5 बनाना तो 5 बन तो रहा, पहले राइट साइड से तो लिखेंगे, 5 से बन जाएगा 5। 2 की जरूरत क्या है जब 1 से ही काम हो जा रहा है। जैसे हम 101 लिखते हैं, वैसे 5 को 101 तो आगे वो फिर बेटा बाइनरी में लिखते हैं। ठीक है। ठीक है, वो बाइनरी, ये बीसीडी में हर डिजिट को 4 उसमें ही लिखा जाता है। हाँ जी सर, बीसीडी में 4 उसमें लिखते हैं ना, तो उस हाँ। अगर हम आगे 0 लगा दें वैसे नहीं नहीं, लिखते? वो वाला बीसीडी जो नॉर्मल बीसीडी होता है, वो वाला कोड होता है 1 2 4 8 वाला कोड। ठीक है सर, ठीक है, इस तो ये 8 5 4 और 2 1 पे 1 काम करता है वो। ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। ये कहा विच ऑफ द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू फिल फ्लॉप इज फॉल्स। फिल फ्लॉप के रेस्पेक्ट में बताना इनमें से कौन सा फॉल्स है। फिल फ्लॉप क्या होता है? सीक्वेंशियल सर्किट है या कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है? सीक्वेंशियल। सीक्वेंशियल सर्किट होता है। सीक्वेंशियल। 1 बिट की इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, मेमोरी एलिमेंट की तरह काम करते हैं। ठीक है, तो सीक्वेंशियल सर्किट है हमारे पास, जो हमारे पास 1 बिट की इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। फिल फ्लॉप जो है सीक्वेंशियल सर्किट होते हैं। ठीक है, और स्टोर कर सकते हैं 1 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, जैसे हमारे पास अभी बताया था डी और टी फ्लिप फ्लॉप होते हैं, उसमें हम बेसिकली एक प्रेजेंट इनपुट होता है। ठीक है, प्रेजेंट इनपुट, और एक हमारे पास प्रीवियस आउटपुट होता है, यानी 2 इनपुट का टोटल यूज होता है। और जे के फ्लिप फ्लॉप या एस आर फ्लिप फ्लॉप में हम 2 प्रेजेंट इनपुट का यूज करते हैं और एक प्रीवियस आउटपुट का यूज करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कहा द डिफरेंस बिटवीन वेरियस टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप इज इन द नंबर ऑफ इनपुट्स। हमें फॉल्स बताना।
देखो सब में तो होता नहीं वैसे नंबर ऑफ इनपुट से डिफरेंस, क्योंकि इन दोनों में तो सेम ही है, इन दोनों में सेम है, लेकिन अलग अलग में आप रख सकते हो। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हमें देखना है इसमें क्या होगा। द स्टोरेज एलिमेंट एम्प्लॉयड इन क्लॉक्ड सीक्वेंशियल सर्किट आर फिल फ्लॉप। अब यहाँ पे कहा क्लॉक्ड सीक्वेंशियल सर्किट कि फिल फ्लॉप जो होते हैं क्लॉक्ड सीक्वेंशियल सर्किट होते हैं, ठीक है। अब क्लॉक्ड सीक्वेंशियल सर्किट का क्या होता है, जैसे क्लॉक अनक्लॉक्ड होते हैं। क्लॉक्ड सीक्वेंशियल सर्किट जो है फ्लिप फ्लॉप या गेट से बने हुए लेचेस जो होते हैं, ये सब हमारे पास जो है क्लॉक पे काम करते हैं, ठीक है। बेसिकली सर्किट जो है अगर हम बात करें, एक सर्किट होते हैं हमारे पास इवेंट ड्रिवन टाइप के सर्किट। इवेंट ड्रिवन सर्किट वे होते हैं जिसमें जैसे ही उनको इनेबल करते हैं एट ए टाइम उनका स्टेट चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे ही चेंजेस किया इनपुट में एट ए टाइम आउटपुट चेंज हो जाता है। तो ऐसे इवेंट ड्रिवन जो सर्किट होते हैं वो होते हैं, यानी कैन चेंज द स्टेट immediately when input changed or enabled, ठीक है। और बेटा हमारे पास एक होते हैं क्लॉक ड्रिवन। क्लॉक ड्रिवन जो है जब तक क्लॉक चेंज नहीं होगी तब तक आउटपुट चेंज नहीं करेंगे। सर ये सिंक्रोनस और सिंक्रोनस सर्किट ही है ना? हाँ, ठीक है। जब तक हमारे पास क्लॉक चेंज नहीं होगी, चाहे आप इनपुट कितने भी देते रहे चेंज नहीं होंगे। तभी आप देखते हैं कि फिल फ्लॉप के आउटपुट हम QT T+1 T+2 ऐसे निकालते हैं, यानी टाइम पे निकालते हैं, ठीक है। तो जैसे ही क्लॉक चेंज होगी तभी आउटपुट चेंज होगा, उसके बीच वाले आउटपुट नहीं माने जाएंगे, चेंज नहीं होंगे, सेम पे चलते रहेंगे। तो क्लॉक ड्रिवन जो है हमारे पास बेसिकली सिंक्रोनस सर्किट होते हैं और ये चेंज करते हैं, चेंज द आउटपुट ऑन क्लॉक चेंजेस, ठीक है। जब क्लॉक सिग्नल या क्लॉक सिग्नल लिख देते हैं क्लॉक के सिग्नल पे। एक हमारे पास प्लस ड्रिवन भी होते हैं, ठीक है, जो पल्स पे काम करते हैं, जैसे एसिंक्रोनस होते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो बेसिकली ट्रिगर पे काम करते हैं। जैसे ही हम ट्रिगर करते हैं, ठीक है, प्लस को, यानी उसमें इवेंट और क्लॉक दोनों होते हैं, वो दोनों पे अगर आपने क्लॉक चेंज हो रही तब भी हो रही, अगर कोई इवेंट हुआ उसके बेस पे भी आप कर सकते हैं। तो इसमें बोथ का कॉम्बिनेशन होता है हमारे पास, इवेंट का भी एंड क्लॉक का भी, ठीक है। तो क्लॉक सीक्वेंशियल सर्किट जो है हमारे पास, उसका एग्जांपल हमारे पास फिल फ्लॉप है। फिल फ्लॉप होगी, लैचेस होगी, ये सब क्लॉक पे काम करते हैं। आगे दिया कि फिल फ्लॉप मेंटेन ए बाइनरी स्टेट इंडिपेंडेंट ऑफ ए क्लॉक पल्स और टू स्विच स्टेट, यानी जो बाइनरी स्टेट है वो मेंटेन करके रखता है फिल फ्लॉप, चाहे आप क्लॉक की स्टेट कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं, क्लॉक की जैसे ही क्लॉक चेंज होगी तो फिल फ्लॉप तो क्या होगा, चेंज होगा, क्लॉक पे ही तो चेंज होता है, वो क्लॉक वाला है। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका फॉल्स है, ये सही है, ये भी सही है। और क्लॉक से इंडिपेंडेंट होता नहीं है, क्लॉक पे डिपेंडेंट होता है। फिल फ्लॉप एक बाइनरी सेल होती है जो 1 बिट की इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है, ये भी सही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है नेक्स्ट हम देखते हैं कि स्टोरेज एलिमेंट यूज्ड इन क्लॉक्ड सीक्वेंशियल सर्किट आर कॉल्ड। तो फिल फ्लॉप ही हो गया। सीक्वेंशियल सर्किट में हम कौन सा यूज करते हैं, ठीक है, फिल फ्लॉप यूज करते हैं, स्टोरेज एलिमेंट जो है, ठीक है। क्लॉक सीक्वेंशियल सर्किट जैसे अभी बताया फिल फ्लॉप का हो गया। ये एनकोडर, मल्टीप्लेक्सर, डी मल्टीप्लेक्सर है, इनके आप वो याद कर लेना सब कि भाई एनकोडर 2 की पावर n इंटू n का होता है, मल्टीप्लेक्सर जो है हमारे पास 2 की पावर n इंटू 1 का होता है, डीमक्स 1 इंटू 2 की पावर n का होता है, ठीक है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये सेक्शन खत्म हो जाएगा, फिर डिसिप्लिन 2 चलेगा।
अच्छा, विद रेफरेंस टू इमेज प्रोसेसिंग। इमेज प्रोसेसिंग के सारे क्वेश्चन इसी सेक्शन में दे दिए। सैम्पलिंग का मतलब क्या है? देखो बेटा, जब इमेज प्रोसेसिंग करते हैं तो दो चीज होती है। पहला जो स्टेप होता है वो होता है सैम्पलिंग, और दूसरा स्टेप होता है क्वांटाइजेशन। ठीक है, इमेज प्रोसेसिंग जो है उसके अंदर, इमेज प्रोसेसिंग का मतलब ही ये है कि कोई कंटिन्यूअस इमेज है उसको डिजिटल इमेज में हमें कन्वर्ट करना। तो जब हम किसी कंटिन्यूअस इमेज को डिजिटल इमेज में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, मतलब जैसे आप फोटो खींच रहे कोई तो डिजिटल बन जाती है। तो वो बेसिकली किस तरह से, उसमें दो चीजें होते हैं, सैम्पलिंग और क्वांटाइजेशन। ठीक है, तो कन्वर्जन, या ये लिख देते हैं, टू कन्वर्ट एक कॉन्टिन्यूअस इमेज, ठीक है, इनटू। सर कहाँ लिख रहे हो? कहाँ लिख रहे हैं? स्क्रीन पे आ नहीं रहा? नहीं सर। सार है। आ रहा है सर। आ रहा है भी, बाकी के में तो देखो तुम्हारे में क्यों नहीं आ रहा? अच्छा सर, ठीक है सर, आ गया। आ गया। जूम हो गया कन्वर्ट सर। ए कंटिन्यूअस इमेज इनटू डिजिटल इमेज। ठीक है, तो इसमें हमारे पास एक सैम्पलिंग होता है। पहले सैम्पलिंग करेंगे, उसके बाद हम क्वांटाइजेशन करते हैं। सैम्पलिंग मतलब फर्स्ट प्रोसेस ये है, फर्स्ट बोल दो या पहले पीरियड प्रोसेस बोल दो, और उसके बाद आफ्टर द सैम्पलिंग जो है हम क्वांटाइजेशन करते हैं। जो सैम्पलिंग होती है वो बेसिकली इमेज जो है वो हमारे पास, जैसे हम इमेज ड्रॉ कर रहे हैं उसी तरह समझो। जैसे हम ड्रॉ कर रहे हैं तो एक्स वाई देते हैं ना, कोई फंक्शन होते हैं, उसके बेस पे करते हैं। तो जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बात होती है, ठीक है, तो जो एक्स एक्सिस है वो टाइम को डिनोट करेगा, और वाई एक्सिस जो है इमेज में हमेशा एम्पलीट्यूड को डिनोट करता है। ठीक है, जैसे कोई भी इमेज बन रही, एम्पलीट्यूड तो आपने पढ़ा भी होगा कि जब हम मान लिया इस तरह से बना रहे तो यही वाला एम्पलीट्यूड कहलाता है। तो वाई एक्सिस पे एम्पलीट्यूड होता है, या ये वाला एम्पलीट्यूड होता है, कितना मैक्सिमम डिस्टेंस हो रही। और ये हमारे पास आगे तक जाना, ये टाइम होता है, फ्रीक्वेंसी में भी आपने पढ़ा। तो एक्स एक्सिस टाइम को बताता है, वाई एक्सिस जो है हमारे पास वो बताता है एम्पलीट्यूड को। सैम्पलिंग में हम एम्पलीट्यूड को कॉन्टिन्यूअस रखते हैं, यानी उसमें ब्रेक नहीं होना चाहिए। कंटिन्यूअस मतलब बिना ब्रेक के चलेगी। और जो हमारे पास जब सैंपल लेते हैं तो टाइम अलग अलग हो सकता है, वो डिस्क्रीट में हो सकता है, ये डिस्क्रीट हो सकता है। ठीक है, मतलब हमने सैंपल ले लिया, इस टाइम पे इमेज में वाई एम्पलीट्यूड क्या है, इस टाइम एम्पलीट्यूड का क्या है, इस टाइम एम्पलीट्यूड क्या है, बीच में लगातार लेने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जब क्वांटाइजेशन करते हैं, क्वांटाइजेशन में एक तरह से एरर फाइंडिंग होगी, ये भी समझ सकते हो। तो इसमें एक्स एक्सिस जो है वो तो टाइम का ही होता है, वो कंटिन्यूअस, यानी टाइम पे लगातार ध्यान रखना है, और टाइम पे ध्यान रखते हुए एम्पलीट्यूड को हमें कभी कभी नोट करना है। ठीक है, तो टाइम के अकॉर्डिंग नहीं, एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग टाइम देखना कि किस टाइम पे जाके एम्पलीट्यूड जो है हमारे पास मैक्सिमम हुआ या मिनिमम हुआ, क्या हुआ। तो ये हमारे पास डिस्क्रीट रहता है इसमें। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है बेसिकली एम्पलीट्यूड पे बेस होता है पूरा, ये एम्पलीट्यूड की वैल्यू पे काम करता है, और ये जो है हमारे पास कोऑर्डिनेट वैल्यू पे काम करता है, कोऑर्डिनेट वैल्यूज टाइम के लिए, ये टाइम। तो इसके अंदर बेसिकली इसकी हेल्प से, सैम्पलिंग की हेल्प से हम किसी इमेज का रिजोल्यूशन फाइंड करते हैं, क्या रिजोल्यूशन है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना कि 600 इंटू 200 को 400 का, 1080 इंटू 780, इस तरह के रिजोल्यूशन हम निकालते हैं। डिटरमाइन द रिजोल्यूशन, और ये जो है बेसिकली डिटरमाइन करता है कलर, बेसिकली डिटरमाइन द, जैसे ग्रे लेवल कितना है इमेज में, ग्रे कलर कितना है, वो काउंट करने के लिए होता है। अब देखो जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन में समझ लेते हैं क्या क्या कहा है।
इसने कहा है विद रेफरेंस टू इमेज प्रोसेसिंग सैम्पलिंग क्या है? असाइनिंग लेबल टू एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को लेबल असाइन करना या एक्सट्रैक्ट करना इमेज को, ठीक है, या डिजिटलाइजिंग द कोऑर्डिनेट वैल्यू। तो कोऑर्डिनेट वैल्यू को सैम्पलिंग में करते हैं और एम्पलीट्यूड वैल्यू का डिजिटलाइजेशन हम क्वांटाइजेशन में करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो गया। तो ये सेक्शन आपका 1 वाला कंप्लीट हो गया है। एक क्वेश्चन में उसमें मिस्टेक थी, इसमें बाकी सब सही से सर है। इसमें मल्टीमीडिया डिजिटल के क्वेश्चंस हैं ज्यादा। हाँ, इस वाले सेक्शन में तो वही है, मल्टीमीडिया समझ लो, इमेज प्रोसेसिंग के, ठीक है। सर कितने क्वेश्चन आते हैं? डीएसएसबी का पेपर है ये? हाँ, टोटल डीएसएसबी का 180 क्वेश्चन आते हैं। अभी तो बीसी की है, कंप्यूटर के 180 आते हैं इसमें, ठीक है। उसमें सेट आता है, जैसे 20 क्वेश्चन है, इन 20 क्वेश्चन में ज्यादातर क्वेश्चन इन्होंने इमेज प्रोसेसिंग के डाल दिए, ठीक है। कोई दूसरा सेक्शन होगा उसमें किसी दूसरे के, इसमें जैसे आपके C++ के हैं ये क्वेश्चन, ये भी C++, इसमें प्रोग्रामिंग के डाल दिए हैं। सर जो और किया है 20 क्वेश्चन, उसमें से मतलब थोड़े डिजिटल कुछ के हैं, आते थे, ज्यादा आते ही थे, ठीक था मतलब। वो तो तुम देखो तुम्हें कितने आते थे। भाई डिजिटल के क्वेश्चन तो बहुत ही आसान थे, नंबर सिस्टम डिजिटल, वे तो बहुत ही आसान सिस्टम। जिसने इमेज प्रोसेसिंग पढ़ी है, तो इमेज प्रोसेसिंग का देखो मैंने आधे घंटे में जो शुरू में बताया है उसकी ओर, तो उसी से ही मल्टीमीडिया या इमेज प्रोसेसिंग जिसने पढ़ी है तो वो कर देगा, उसको जिसने नहीं पढ़ी नहीं कर पाएगा। सर ये वीडियो आप डाउट क्वेश्चन, वाले सेक्शन में डालोगे? हाँ अपलोड कर देंगे बेटा। डाउट वाले सेक्शन में कर देना सर, है हाँ ना? ठीक। और सर अगर सर जैसे हमने वो क्वेश्चन किया था BCD वाला, अगर हाँ हमने 5, 6, 7 नंबर को 2421 कोड में चेंज करना हो हाँ, तो कैसे करेंगे? तो 2421 के अकॉर्डिंग कर लो बेटा। देखो ये जो है हमारे पास एक कोड होता है BCD का ही, 2421 कोड, ठीक है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये है हमारे पास, ठीक है। टोटल 10 नंबर है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, देखो जैसे 0 का अगर आप कोड लिखोगे तो 0 ही होगा हमारे पास, 1 का कोड लिखोगे तो 1 हो जाएगा, ये 2 का कोड लिखोगे तो ये हो गया हमारे पास 2, 3 का कोड लिख रहे तो यहाँ तक तो सेम ही है। 4 का कोड जब आपको लिखना है, एक से ही काम चल जा रहा तो बाकी लिखने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी ये वाला जो कोड होता है सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड होता है, मतलब जो 0 का आएगा वही 9 का आएगा। देखो इसमें 9 का अगर आप लिखोगे सारे ऐड होके आएंगे, ये सारे 0 तो इसका कॉम्प्लीमेंट कर दो 0 का, वो 9 का बन जाएगा। जो 1 का है उसका कॉम्प्लीमेंट 8 वाला हो जाएगा, 1 1 1 और 0। तो 6 और 2 8 बन गए। 7 जो है 2 का कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा, यानी 1 1 0 1। तो 6 और 1 7 हो गए। फिर 6 जो है हमारे पास 3 का कॉम्प्लीमेंट बनेगा, 3 का कॉम्प्लीमेंट यानी 1 1 0 0, ठीक है। ऐसे ही 4 को लिखोगे आप 0 1 0 0, 5 क्या बन जाएगा इसका कॉम्प्लीमेंट 1 0 और 1 1 ऐसे बनेगा। तो इसका ये सेल्फ कॉम्प्लीमेंट कोड होता है 2421। तो मतलब जो हमारे पास सर का होगा उसका कॉम्प्लीमेंट ये वाला, इसका कॉम्प्लीमेंट से काम करता है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा, सर जो ये दो टर्म थी, वर्चुअल नेट और टाइट नेट, वर्ड कौन से उसमें थी? सर जो ब्लूटूथ वाला क्वेश्चन था, पिकोनेट वाला, हाँ जी उसमें थी सर ये टर्म, वर्चुअल नेट और टाइट नेट। हाँ, तो एक बार थोड़ा सा ये आइडिया वाली दे दो वर्चुअल सर। नेट और टाइट नेट, ये तो बेटा कुछ नहीं है, ये टर्म ऐसे ही बोल कुछ दी। नहीं होता, ऐसे ही दे रखी हैं। जी वर्चुअल सर। नेटवर्क तो होता ही है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क भी यूज जी करते हैं क्योंकि वर्चुअल नेटवर्क। टाइट नेट इंट्रानेट कुछ तो नहीं होता होता। है। अच्छा, टाइट वर्चुअल नेट, टाइट नेट, ठीक है सर। वही ये टर्म पढ़ी नहीं ना टाइट नेट में कि क्या दे रखा है, पता नहीं।
ओके, थैंक यू सर। ओके ठीक है, चलो भाई बेटा, बाकी फिर करेंगे। सर ये पेपर की पीडीएफ भी डाल दीजिएगा। हाँ ये डाल